एंड वेलकम बैक टू एक्स फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का लास्ट पार्ट एंड जिसका नाम है कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के बारे में अगर मैं कुछ बताऊं पर्टिकुलरली जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है, तो कंडक्टर्स इस वाले पार्ट में बहुत कंसेप्चुअल है। इसमें हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मुलेस नहीं है इस वाले पर्टिकुलर पार्ट में, लेकिन हम लोग जो पिछले फॉर्मूले जो पढ़े हैं हमने पहले पोटेंशियल एनर्जी का या इलेक्ट्रिक फील्ड का, वही फॉर्मूले में इसमें यूज़ करेंगे, लेकिन कंडक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, और अगर हमें ये प्रॉपर्टी अच्छे समझ में नहीं आएंगी तो पक्का हम लोग ये क्वेश्चन गलत ही करेंगे। ठीक है, पहले हम समझते हैं यार असल में कंडक्टर होता क्या है। तो कोई भी कंडक्टर क्या होता है, देखिए कोई भी कंडक्टर, कोई भी मटेरियल आपने लिया, सपोज एक कॉपर रॉड ली मैंने, क्या ली मैंने, कॉपर रॉड। कॉपर रॉड किससे मिलकर बनी होगी, कॉपर्स के एटम से मिलकर बनी होगी, कॉपर्स के एटम होंगे इसमें। ठीक है, अब होता क्या है, जो कॉपर्स के एटम होते हैं उनमें खास बात क्या होती है कि जो इसके लास्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट, वो कैसे होते हैं, बड़े लूजली बाउंड होते हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में क्या कंडक्टर्स में क्या होता है कि स्पेशल प्रॉपर्टी आ जाती है, राइट, बिकॉज ऑफ द लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है, कंडक्टर्स में क्या होते हैं, फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड इसकी वजह से कंडक्टर्स क्या करता है, चार्ज को अपने से फ्लो कराता है। कंडक्टर्स की इस प्रॉपर्टी की वजह से कि उसमें फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, चार्ज उसके थ्रू फ्लो कर सकता है, और जिन भी सब्सटेंस के थ्रू चार्ज फ्लो कर सकता है वही क्या कहलाते हैं, कंडक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे इवन कॉपर रॉड ले लिया, कोई भी आयरन ले लिया, इवन हमारी जो बॉडी है वो इटसेल्फ एक कंडक्टर है, टैप वाटर होता है वो इटसेल्फ कंडक्टर होता है। तो ये कंडक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, अब हमें पर्टिकुलरली इस चैप्टर में ये प्रॉपर्टीज नहीं पढ़नी है। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टीज नहीं पढ़नी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमें कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी वो पढ़नी है जो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद बनती है। मतलब हमें क्या करना है, हमें पढ़ना है बिहेवियर ऑफ द कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उसका कंडक्टर का क्या बिहेवियर होगा, असल में हमें ये चीज पढ़नी है यहाँ पर। ठीक है, उसको पढ़ाने से पहले मैं कुछ इक्वेशन आपको यहाँ पे लिख के दूंगा, कुछ फॉर्मुले आपको यहाँ लिख के दूंगा, टोटल चार फॉर्मुले, क्योंकि ये इस पर्टिकुलर पार्ट में इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। पहला पार्ट जो इस कंडक्टर्स वाले पार्ट में बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, हर क्वेश्चन उससे बन जाएगा, एंड दैट इज गॉस लॉ। एंड गॉस लॉ क्या होता है हमारे पास, गॉस लॉ कुछ नहीं होता है, दैट इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर एंड दैट इज इक्वल टू चार्ज enclosed upon epsilon naught. Simple sir, and that is equals to closed surface. Closed surface integral of electric field dot dA vector that is equal to charge enclosed in that closed surface divided by epsilon naught. अच्छा, दूसरा फॉर्मूला बताते हैं। दूसरा फॉर्मूला है किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने का। मैंने कहा किसी पॉइंट P पे पोटेंशियल बताइए, कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला है पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P दैट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। लिमिट कहां से कहां तक लगे, अपन इन्फिनिटी से ला रहे होंगे किसी पॉइंट P पे। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला क्या है, तीसरा फॉर्मूला है किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का। मेरे पास A पॉइंट है, मेरे पास B पॉइंट है, और दोनों के बीच में मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो मेरे पास A पॉइंट है और मेरे पास B पॉइंट है, मैं A से B तक किसी चार्ज पार्टिकल को लेके गया, तो A और B के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो अपन बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B माइनस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड दैट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। कहां से कहां तक लिमिट लगाएंगे, कहां से कहां तक गए, A से लेकर B तक, दैट इज फ्रॉम A टू B। 1 2 3 बचा लास्ट फॉर्मूला, और लास्ट फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंजर्वेटिव नेचर दिखाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंजर्वेटिव नेचर कैसे दिखाते हैं, मैं किसी पॉइंट A से स्टार्ट किया और घूमते 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 वापस उसी पॉइंट A पर वापस आ गया, तो अपन को पता है कि इन कंजर्वेटिव फील्ड द वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ इज जीरो। क्लोज्ड पाथ के अलोंग क्या होता है, वर्क डन जीरो होता है। वहीं से हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, एंड दैट फॉर्मूला इज क्लोज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएल वेक्टर एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। इसको याद करिएगा, इसको अपन लोग थोड़ी देर बाद यूज करने वाले हैं। और अच्छा, ये क्लोज इंटीग्रल और ये क्लोज इंटीग्रल में क्या अंतर है, ये क्लोज इंटीग्रल सरफेस के अलोंग लगाया था हमने, किसी क्लोज सरफेस के अलोंग, लाइक क्यूब है ना, क्यूब
और या कोई हमारे पास क्यूबॉइड है उसके अलोंग, राइट, सरफेस के अलोंग, और यहां पर हम किसके अलोंग लगाएंगे, क्लोज्ड लाइन के अलोंग। जैसे मैं यहां से स्टार्ट करके गया, घूम गया, वापस आ गया, तो एक लाइन में चला ना मैं, तो वो वाली लाइन के अलोंग। ठीक है, ये चारों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं इसके मेन पार्ट पे, प्रॉपर्टी नंबर 1 पे, और वो प्रॉपर्टी हमें क्या पढ़नी है, एक कंडक्टर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं और फिर देखते हैं उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होती है। चलिए उसे देखते हैं। अपने पास क्या है, एक कंडक्टर है, ठीक है, अपने पास क्या है, एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर को क्या है, अपने पास कंडक्टर है अपन ने, और इस कंडक्टर को अपन ने कहाँ रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये अपने पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन ने बोले एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोल दिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि बाहर से लगाएंगे इसलिए इसका नाम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया। चलिए, अब हमको पता है कंडक्टर की खास बात कि कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो बना लिए जाए, ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब चूंकि इन इलेक्ट्रॉन्स को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो उनके पास क्या लगेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो भी बना लेते हैं, इन पे फोर्स लगेगी एफ एफ एफ, राइट। उससे क्या होगा, फोर्स से क्या होगा, इनका एक्सेलरेशन मिलेगा, और एक्सेलरेशन से क्या होंगे, ये भागना स्टार्ट होंगे। अच्छा, भागेंगे तो कहां पे रुकेंगे, इस बाउंड्री पे जाकर रुक जाएंगे, राइट। अच्छा, इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के भागे तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाएंगे, और पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में भागेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। पॉजिटिव चार्ज कहां जाके रुकेगा, यहां पर जाके रुकेगा, तो उसको बनाते हैं। अपने पास ये कंडक्टर था अपना, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन थे वो यहां आके भागे, तो यहां पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कुछ इस तरह से बना लेते अपन। और प्लस चार्ज इस तरह भागा तो प्लस चार्ज इधर आके रुकेगा, तो ये अपने पास पॉजिटिव चार्ज बन गया यहां पर। अब अपन को पता है कि अपन के पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे थे, अपने पास कहां पर रखे थे, ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ये इलेक्ट्रॉन इधर भागे और पॉजिटिव चार्ज उधर भागा, तो ये क्या हुआ, इनके बीच में एक चार्ज सेपरेशन आ गया, प्लस इधर माइनस इधर। और अगर इधर प्लस इधर माइनस, तो क्या अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जनरेट हो गई इस रीअरेंज की वजह से, इलेक्ट्रॉन का रीअरेंज की वजह से क्या हुआ, अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की रीअरेंज की वजह से क्या हुई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई। तो प्रॉपर्टी ये कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 1 की इलेक्ट्रॉन रीअरेंज इटसेल्फ इन सच अ वे, इलेक्ट्रॉन रीअरेंज इटसेल्फ इन सच अ वे that the electric field produced by the rearranged electron will cancel the electric field, external electric field, right। मतलब इलेक्ट्रॉन अपने आप को ऐसे रीअरेंज करते हैं कि इनके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देगी। अच्छा, कैंसिल कर देगी तो अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रह जाएगी, कंडक्टर के अंदर जीरो, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिक फील्ड थी और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी कंडक्टर के अंदर, और ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रॉपर्टी ये बोल रही है कि ये वाली फील्ड जो है इसके मैग्नीट्यूड के बराबर है और डायरेक्शन अपोजिट, तो क्या, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, जीरो। तो यहां से मेरे को क्या समझ में आ रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर दैट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन दोनों का वेक्टर सम करेंगे, लेकिन हम जानते हैं ये दोनों बराबर हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट कितना आएगा, जीरो। अब इसको लेना हमें बिल्कुल तरीके से रट लेना है कि कोई भी कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टिंग मटेरियल इज ऑलवेज जीरो। एक बार मैं लिख देता हूं, दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टिंग मटेरियल इज ऑलवेज जीरो। इस प्रॉपर्टी को याद करना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टिंग मटेरियल ऑलवेज जीरो, मतलब इस कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, जीरो होगी। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि यार इस कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कोई ना कोई तो लिमिट होगी इलेक्ट्रॉन रखने की। अगर हम उस लिमिट से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें तो क्या तब भी इसमें जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कंडक्टर के अंदर, तो इसका आंसर है यस। प्रैक्टिकली आप कितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा, ये इलेक्ट्रॉन्स हमेशा अपने आप को इस तरह से रीअरेंज करेंगे कि इनकी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी वो बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को नलिफाई या कैंसिल कर देगी। लेकिन आइडियली हो सकता है, आइडियली बिल्कुल हो सकता है कि इनकी एक तो लिमिट होगी, कोई ना कोई तो लिमिट होगी, ऐसा तो ही नहीं है कि इनफाइनाइट है। तो आइडियली स्पीकिंग कोई ना कोई लिमिट होगी, लेकिन जब जब प्रैक्टिकल हमने इतना किया है उसके हिसाब से तो कितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो हमेशा ये कैंसिल कर ही देता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको पता चलेगा कि मुझे एक चीज समझ में आई है कि नहीं आई है, और नहीं आई होगी ना तो क्वेश्चन करने का ऑलरेडी समझ में आ जाएगी। तो उस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत आसान सा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बस दिमाग लगाना है। क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, मेरे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, और उस कंडक्टिंग स्फीयर से r डिस्टेंस पर कोई प्लस q चार्ज रखा हुआ है, r डिस्टेंस पर कोई प्लस q चार्ज रखा हुआ है, और मुझे ये बताना है कि लेट्स से दिस इज अ पॉइंट A, ठीक है। तो हमें बताना है, ऑप्शन नंबर 1 गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट A ड्यू टू प्लस Q इज 0। सेकेंड ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट A ड्यू टू induced charges is 0, and third none of these। इनमें से कोई नहीं, इन तीन में से सही आंसर बताना हमें। तो जिसने प्रॉपर्टी नंबर 1 को अच्छे से समझ लिया होगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टिंग मटेरियल इज ऑलवेज 0, वो इसका आंसर आराम से दे सकता है। अब देखिए, पहली बात तो ये समझिए ये क्या लिखा है, दैट इज इंड्यूस्ड चार्ज। ये कहां से आ गया? ये ऐसे आया कि अगर कोई यहाँ चार्ज रख देंगे, और ये कैसा है, कंडक्टर है, कंडक्टर के पास क्या होते हैं, फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इससे अट्रैक्ट होंगे और इधर जाके एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ठीक है, और सिमिलरली जो प्लस चार्ज होंगे वो उससे रिपेल करेंगे और यहाँ जाके कहीं जाके जमा हो जाएंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर किसी भी कंडक्टर को अगर आप कोई चार्ज नहीं देते हो और उस पे कोई इंड्यूस चार्ज आ रहा है किसी दूसरे चार्ज की वजह से, उस पे कोई इंड्यूस चार्ज आ रहा है दूसरे चार्ज की वजह से, तो मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस चार्ज। जो प्लस चार्ज होंगे वो माइनस चार्ज होंगे वो हमेशा मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि इनिशियली तो कंडक्टर न्यूट्रल था और कोई भी हमने चार्ज को दिया नहीं है, हमने सिर्फ इंड्यूस कराया है, और इंड्यूस कराया है तो ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज बराबर होंगे, इसको याद करिएगा। ठीक है, अब देखिए पहला ऑप्शन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज 0, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पॉइंट पर 0 होनी चाहिए। क्यों? हमने तो पढ़ा है कि भाई इनसाइड कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, तो उसके हिसाब से सही होना चाहिए। तो जो लोग सही इसको लगा के आएंगे उसको मिलेगा गलत, क्योंकि ये चीज गलत है। बिकॉज मैंने वहां पॉइंट में ये बोला था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, दिस इज 0 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं तो उसमें सारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती हैं। सारी कौन कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर के अंदर, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस, इंड्यूस चार्जेस की वजह से इसके अंदर, उन दोनों के मिला के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो ये ऑप्शन भी गलत और ये ऑप्शन भी गलत, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस 0 गलत। अंदर इस पॉइंट पर इन इंड्यूस चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी, राइट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, इसको और इसको मिला के 0 होगी, राइट। तो आंसर क्या आ जाएगा? नन ऑफ दीज। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। में एक चीज मैं और बताना भूल गया कि कल को वो आपसे कहे कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज एट सेंटर सी, इसका कोई सेंटर सी मान लिया और इस सेंटर सी पे इस इंड्यूस चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ मुझे, तो क्या आप निकाल पाओगे? हाँ निकाल देंगे। जिसको प्रॉपर्टी नंबर 1 पता है वो बता देगा। भाई इस कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, किसकी वजह से? इसकी वजह से, उसकी वजह से। तो अपन बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ प्लस क्यू चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ इंड्यूस चार्ज इन एट सेंटर सी इज 0। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 1 ऑफ कंडक्टर। अच्छा, हमें प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालना आता है। प्लस क्यू क्या है? पॉइंट चार्ज। और पॉइंट चार्ज की किसी भी डिस्टेंस r पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बहुत आसान है। मान लें कि डिस्टेंस जो है वो x है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी इसकी वजह से? k q अपॉन x स्क्वायर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज एंड दैट इज 0। इंड्यूस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ गई। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अब आगे।
अब अपन देखते हैं कि कोई भी एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, उस पर कोई हमने बाहर से चार्ज रख दिया। अब आइसोलेटेड कंडक्टर का मतलब क्या है? आइसोलेटेड कंडक्टर का ये मतलब होता है कि उस कंडक्टर के आसपास कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है, वो अकेला है। अच्छा, तो मान लें कि मेरे पास एक कंडक्टर है, किस शेप का? दिल शेप का, हार्ट शेप का एक कंडक्टर है मेरे पास। ठीक है, ये क्या है? मेरे पास कंडक्टर है, और इस कंडक्टर को मैंने बाहर से प्लस चार्ज दे दिया और उसके पूरे वॉल्यूम में भर दिया, पूरे वॉल्यूम में भर दिया। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि एनी चार्ज दैट इज प्लेस्ड ऑन द कंडक्टर will move on the surface of the conductor and there will be no charge inside the body of the conductor। हिंदी में अनुवाद करें, ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी कंडक्टर को, अगर हम किसी भी आइसोलेटेड कंडक्टर को कोई हम चार्ज दे देते हैं तो वो सारा का सारा चार्ज उसके सरफेस पर आ जाता है और उसकी बॉडी के अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहता है। मतलब अगर आप इसको बनाओगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद बनाओगे, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ये आपका हार्ट है और वो सारा का सारा चार्ज कहां जाएगा? इसके सरफेस पर, इस तरह से। और यहां पर क्या होगा? नो चार्ज। इसके अंदर, इसके बॉडी के अंदर कोई भी चार्ज नहीं रह जाएगा। ये अपन को याद होना चाहिए। अच्छा, मैंने डेफिनेशन तो दे दिया, प्रूफ करने की बारी है। देखिए, प्रूफ तो मैं कर दूंगा गॉस लॉ से एक लाइन में, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पहले मैं आपको समझाता हूं आर्ग्यूमेंट देके कि भाई फील कैसे आएगा इसका। तो देखो, मैंने बताया था कंडक्टर को ना खाली डब्बे की तरह समझिए। ये दिल कैसा है? खाली है, अंदर कुछ नहीं है। अगर मैं इन दोनों चार्ज को यहां रखता हूं तो ये चार्ज पास पास होंगे, राइट? यहां पर क्या है? पास पास है। तो चार्ज फ्री है, फ्री रखे हुए हैं यहां पर पास पास, तो क्या लगेगा इनमें? फोर्स और रिपल्सन। इस पे फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी, इस पे फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी। तो ये क्या होगा? इधर से इधर भागना स्टार्ट करेगा। ये चाहेगा कि भाई मैं प्लस चार्ज इतनी दूरी पर जाऊं, उतना ही अच्छा है, राइट? उतना ही अच्छा है। तो ये कहां भागेगा? इसकी बाउंड्री की तरफ। सिमिलरली ये दोनों चार्ज कहां भागेगा? बाउंड्री की तरफ। ये भी कहां भागेगा? बाउंड्री की तरफ। सिमिलरली कोई चार्ज यहां रखा होगा तो ये भी बाउंड्री की तरफ। तो मैं कह सकता हूं कि चार्ज जब बाउंड्री पे आ जाएंगे तब अपने से मैक्सिमम दूरी पर होंगे, राइट? इसलिए कोई भी चार्ज कंडक्टर के अंदर नहीं रह सकता और बाउंड्री पर आ जाता है। अब करते हैं इसका प्रूफ बाय गॉस लॉ। अच्छा, मान लें कि भाई इस कंडक्टर के अंदर चार्ज रह गया, मान लेते हैं, और अपन ने क्या करा? यहां पर एक गॉसियन सरफेस ले लिया। क्या ले लिया? एक गॉसियन सरफेस। कंडक्टर के अंदर एक गॉसियन सरफेस ले लिया। ये लो, ले लिया, दैट इज माय गॉसियन सरफेस। अब लिखते हैं फ्लक्स का फॉर्मूला। फ्लक्स क्या होता है? क्लोज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताया था ये फॉर्मूला शुरुआत में। हम जानते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर, प्रॉपर्टी नंबर 1, कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0 होती है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए भाई। तो अच्छा, तो इसको 0 करो। इसको 0 करोगे, ये LHS 0 है तो ऑब्वियस बात है RHS भी 0 के बराबर होना चाहिए। ये 0 नहीं होगा तो 0 क्या होगा? ये। तो इंक्लोज चार्ज मस्ट बी 0। इस गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज 0 होना चाहिए। इसका मतलब यहां कोई चार्ज नहीं रह सकता। तो सारा का सारा चार्ज कहां आएगा? फिर सरफेस पर आएगा। ऐसे प्रूव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे? इस दिल में एक और दिल बनाएंगे, या ऐसा समझिए इस दिल में एक कैविटी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कैविटी। और फिर उस पर हम चार्ज रखेंगे और फिर देखेंगे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज का। है कि किसी कंडक्टर के अंदर से कोई कैविटी काट ली और फिर हमने उस कंडक्टर को, आइसोलेटेड कंडक्टर पे कोई चार्ज रख दिया, तो वो चार्ज किस तरह से अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा उसे देखते हैं। तो फिर से मेरे पास दिल है, ठीक है, ये कंडक्टर है, और मैंने इसके अंदर से एक दिल ही टाइप की कैविटी काट ली। आप चाहे तो कोई सिलेंडर काट सकते हो, कोई कुछ काट ले, लेकिन मैं तो यही काटूंगा। ये क्या है? कैविटी है। तो जो कंडक्टिंग मटेरियल होगा वो कहां बचा होगा? यहां पर, ठीक है, ये कैविटी। अब मैंने क्या करा? बाहर से एक चार्ज को इस पे रख दिया। मुझे बताना है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा चार्ज का। चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा? मैं ऑप्शन दे देता हूं आपको ताकि आपको दिमाग ना लगाना पड़े और तुक्का लगा दे। तो पहला ऑप्शन ये है कि सारा का सारा चार्ज
होल चार्ज कम ऑन सरफेस आउटर मोस्ट, सबसे बाहर वाले सरफेस पे आ जाएगा सारा का सारा चार्ज। ऑप्शन नंबर 2, होल चार्ज विल कम ऑन बाउंड्री ऑफ कैविटी, सारा का सारा चार्ज इस बाउंड्री कैविटी पे आ जाएगा। और तीसरा चार्ज कुछ मिक्स सा है कि कुछ चार्ज तो बाहर रहेगा, मतलब आउटर मोस्ट सरफेस पर, और कुछ चार्ज जो है वो इसके अंदर रहेगा। पूरा नहीं लिख रहा हूं, समझ जाना, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सही है? तो अब मैं इसका आंसर दे देता हूं, फिर समझाऊंगा। इसका आंसर है कि सारा का सारा चार्ज इसके बाहर आ जाएगा। जो भी चार्ज दोगे वो सब कहां जाएगा? यहां पर आ जाएगा। यहां कोई भी चार्ज ना तो इसके पूरे अंदर रहेगा, कैविटी पे की बाउंड्री पे रहेगा वो पूरा चार्ज, ना तो कुछ इधर चार्ज रहेगा वो कुछ इधर, पूरा का पूरा चार्ज कहां रहेगा? ऊपर रहेगा। समझ में नहीं आया होगा, समझाते हैं इसे। मान लो एक बार को कि सारा का सारा चार्ज कैविटी पे आ जाता है, यहीं पर आ जाता है पूरा का पूरा चार्ज प्लस क्यू, यह बाउंड्री पर। क्या करोगे? एक गॉसियन सरफेस मान लो, एक गॉसियन सरफेस मान लो यहां पर, मान लिया। फिर से फॉर्मूला लगाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट डीए वेक्टर दैट इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? 0, प्रॉपर्टी नंबर 1। ठीक है, तो ये 0 कर दो, तो ये 0 करना पड़ेगा। इसका मतलब इंक्लोज चार्ज कितना आना पड़ेगा? 0 आना पड़ेगा। मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर इंक्लोज चार्ज कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्या 0 है? नहीं है, तो ये चीज गलत हो गई। अब कुछ लोग बोलेंगे ऐसा हो सकता है कुछ चार्ज इधर आ जाए, कुछ चार्ज इधर जाए। अगर कुछ चार्ज इधर आ गया तब भी चार्ज कहाँ 0 होगा? तो ये भी गलत हो गया। बचा कुछ क्या? सारा का सारा चार्ज कहाँ जाए? सरफेस पे आ जाए, तभी ये वैलिड होगा। लेकिन एक बहुत ज्यादा समझदार बच्चे होते हैं, बहुत ज्यादा, वो क्या बोलेंगे? सर एक काम करते हैं, आप बोल रहे हो ना मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 भी रखना है और इंक्लोज चार्ज 0 होना चाहिए, राइट? ये सब कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। तो एक काम करते हैं कि आपने बोला ठीक है सारा का सारा चार्ज ऊपर आ जाएगा, बढ़िया है, मान ली बात। लेकिन कुछ ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ चार्ज यहाँ पर प्लस 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 इस पार्ट पे रह जाए और कुछ माइनस माइनस के चार्ज आ जाए, और प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों बराबर हो। भाई प्लस और माइनस दोनों बराबर हो, बढ़िया है। तो उस केस में क्या होगा? जब हम ये गॉसियन सरफेस लेंगे तो उस गॉसियन सरफेस में इंक्लोज चार्ज लिखेंगे तो प्लस चार्ज आएगा और कुछ माइनस चार्ज आ जाएगा, दोनों आएंगे। और चूंकि दोनों बराबर हैं, प्लस माइनस कट के क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो लो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई इसके अंदर। ये तो हो गया भाई, सही आ गए। तो क्या ये आंसर हो सकता है इसका? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने एक और आपको फॉर्मूला बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फोर्स होती है, तो इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी आर 0 होना चाहिए। इसके लिए करके देखते हैं। मैंने क्या करा, एक पॉइंट लिया ए, ठीक है, और मैंने क्लोज पाथ लिया। मैं क्या कहां से गया? पहले कैविटी के अंदर से घूम के गया और फिर इस कंडक्टर के मटेरियल के अंदर घूमते हुए आया। यहां से कैविटी के अंदर मैं इस पॉइंट पे पहुंचा, इसको पाथ नंबर 1 बोल दिया, और फिर मैं इधर से कंडक्टर के मटेरियल घूमते घूमते इस पॉइंट पे वापस आ गया। अगर मैं किसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ वापस आ गया तो कंजर्वेटिव फील्ड क्या बोलेगी यहां पर? कि क्लोज इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर दैट मस्ट बी 0। सभी जानते हैं, तो बहुत आसान है। अच्छा, तो 0 होना चाहिए। तो क्या करते हैं अपन, इसके लिए करके देखते हैं। पहले मैं पाथ 1 के लिए लगाता हूं। पाथ 1 के लिए लगाओ भाई, पाथ 1 के लिए ई डॉट डी एल, और फिर मैं क्या कर दूंगा? पाथ 2 के लिए लगाऊंगा, दैट इज फॉर पाथ 2 ई डॉट डी एल। और ये हमारे हिसाब से 0 आना चाहिए क्योंकि यही कह रहा है। तो देखते हैं 0 आता है कि नहीं आता है। कैविटी के अंदर चूंकि ये प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बिल्कुल होगी, प्लस से माइनस की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ऑब्वियसली लेंथ तो है ही, लेंथ तो लेंथ भी है, तो ये तो 0 नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, जब कंडक्टिंग मटेरियल में आते हैं तो कंडक्टर के मटेरियल के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो ये तो वैसे ही 0 हो गया। अब नॉन जीरो 0 कैसे बराबर हो सकते हैं बताओ? तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब एक आइसोलेटेड कंडक्टर है ना, उसके अंदर कैविटी चाहे काट लो चाहे ना ही काटो, बाहर से कोई चार्ज दोगे वो सारा का सारा कहां चार्ज आ जाएगा? सरफेस पे आ जाएगा। कोई भी चार्ज उसके कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर तो नहीं रहेगा, इतना तो कंफर्म है। ठीक है, एक कंडक्टर था, कंडक्टर के अंदर कैविटी भी काट ली। अब क्या करते हैं, उस कैविटी के अंदर चार्ज रख के देखते हैं और फिर देखते हैं चार्ज किस तरह से डिवाइड होगा। तो फिर से मेरे पास क्या है? एक कंडक्टर है,
लेकिन इस बार थोड़ा सा आसान कर लेते, दिल नहीं लेते, थोड़ा टफ पड़ जाएगा। अपन क्या कर लेते हैं कि स्फीयर ले लेते हैं और स्फीयर के अंदर एक कैविटी काट लेते हैं। स्फीयर थी उसके कैविटी काट ली, तो मेरा कंडक्टिंग मटेरियल कहाँ होगा, यहां पर होगा। ये क्या है मेरे पास, कैविटी। ठीक है, तो मैंने क्या करा, कैविटी के अंदर मैंने कोई चार्ज रख दिया। कैविटी के अंदर ये सेंटर है, सेंटर पे नहीं रखूंगा क्योंकि सेंटर पर रख दूंगा फिर मुझे एक और केस बनाना पड़ेगा। सेंटर तो बहुत आसान सा केस होता है, थोड़ा और डिफिकल्ट कर लेते हैं इसे। कहीं यहां रख दिया सेंटर से दूर, क्योंकि ये वाला समझ में आ जाएगा तो सेंटर वाला अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे इसका बनाना है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ये क्या होगा। तो कैसे करेंगे, सिर्फ एक लॉ, गॉस लॉ, और खत्म। देखो मैं फिर से क्या करूंगा, कंडक्टिंग मटेरियल जो मेरा है यहां पर एक गॉस सरफेस बना लूंगा। गॉस सरफेस बना लिया मैंने, फिर से मैं वही प्रॉपर्टी लिखूंगा कि ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर दैट मस्ट बी इक्वल टू चार्ज इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर कितनी होती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। 0 करो से, ये 0 होना चाहिए, इसका वाला इंक्लोज चार्ज 0 होना चाहिए। इस गॉस सरफेस को इंक्लोज करता हुआ जो चार्ज इसके अंदर हो 0 हो, लेकिन चार्ज तो क्यू रखा हुआ है। इसका मतलब इसी क्यू के नेगेटिव में चार्ज आना चाहिए। तो ये यहां पर क्या रखा है, क्यू, तो इतना ही नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। तो यहां पर एक नेगेटिव चार्ज आता है जो कि कहां आता है, इसके बाउंड्री पर। कितना होता है, माइनस क्यू। समझ गए। ठीक है, कैविटी पे कहीं भी चार्ज रखो, सेंटर पे, यहां वहां कहीं भी रखो, कैविटी के अंदर है तो कैविटी की बाउंड्री पे, इनर बाउंड्री पे, कैविटी की इनर बाउंड्री पे एक चार्ज आएगा माइनस क्यू। इसका मैग्नीट्यूड सेम लेकिन साइन अपोजिट। क्यों आएगा, गॉस लॉ से पता दिया अपन ने। ठीक है, अच्छा अगर मान लो मैं इसको सेंटर पे रखता तो फर्क क्या पड़ता, फर्क क्या पड़ता, क्या निगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड में कुछ फर्क पड़ता है, नहीं, बिकॉज चार्ज का मैग्नीट्यूड उसके अपोजिट ही होना चाहिए और बराबर होना चाहिए। गॉस लॉ से प्रूफ किया अपन ने। बस फर्क कितना पड़ता है ये बता देता हूं आपको। जब मैं यहां पर रखता ना तो ये वाला चार्ज जो होता है ना, नेगेटिव चार्ज, इस पे वो यूनिफॉर्मली डिवाइड होता। लेकिन मैं अगर सेंटर से इधर इधर कहीं भी रख दूं तो ये चार्ज कैसा डिवाइड होगा, नॉन यूनिफॉर्म। कैसा डिवाइड होगा, नॉन यूनिफॉर्म। पूछो क्यों, क्योंकि अभी यह कहां रखा है, सेंटर से दूर इस तरफ। तो जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहां ज्यादा रहना चाहेंगे, इस वाले पार्ट में, क्योंकि यहां उनको अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होगा। ठीक है, तो यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी। अच्छा, इसको और समझाने के लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना देता हूं। तो प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, बाहर माइनस पे खत्म होंगी, कुछ इस तरह से, और यहां पे भी कुछ इस तरह से। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अभी क्वेश्चन, ये डायग्राम समाप्त नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि हमने एक चीज वॉयलेट कर दी। वॉयलेट ये कर दी कि भाई इनिशियली ये कंडक्टर जो था हमारा, कैविटी नहीं, कैविटी के अंदर चार्ज वाला नहीं, कंडक्टर कौन सा, ये वाला पार्टिकुलर पार्ट कंडक्टर। तो ये तो न्यूट्रल था इनिशियली। कैसा था, न्यूट्रल था। और देखते ही देखते इस पे माइनस क्यू चार्ज आ गया इसकी बाउंड्री पर। ये तो नाइंसाफी हो गई, अपने आप कैसे आ गया चार्ज। भाई अगर कोई चीज इनिशियली जैसी है उसको हमने छुआ नहीं, कुछ नहीं किया, तो वैसे ही रहनी चाहिए। तो अगर हमने इस पे कुछ नहीं किया और नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसी मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। ठीक है, और वो कहां आ सकता है, एक ही पॉसिबिलिटी, भाई इसके अंदर तो चार्ज ठहर नहीं सकता है, और यहां आ चुका है, तो कहां आएगा, ऊपर आएगा। ठीक है, ये ऊपर आएगा, दैट इज प्लस क्यू। समझ में आ रहा है क्या, दैट इज प्लस क्यू। तो हमने स्टार्ट कहां से किया, एक कैविटी के अंदर कोई चार्ज क्यू रख दिया, उससे क्या हुआ, एक माइनस क्यू चार्ज जब डेवलप हुआ उसकी कैविटी की बाउंड्री पर, उसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि न्यूट्रल होना चाहिए, एक प्लस क्यू चार्ज डेवलप हो गया उसके सरफेस पर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। बात और मुझे इसमें बतानी है, वो बात ये है कि जब मैं प्रॉपर्टी नंबर 1 बता रहा था तो उसमें मैंने एक पॉइंट बताया था आपको कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टिंग मटेरियल इज ऑलवेज जीरो। मैंने ये नहीं कहा था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। देखो इसलिए नहीं कहा था कि अगर मैं वो स्टेटमेंट कहता कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, तो कंडक्टर के केस में तो कैविटी भी उसके अंदर आ रही है, तो इस कैविटी के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है। इसलिए मैंने बोला कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टिंग मटेरियल इज ऑलवेज जीरो। इस मटेरियल के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। कैविटी के अंदर मैंने कोई गारंटी नहीं ले रखी है।
ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब अपन को जानने का है कि भाई एक आइसोलेटेड कंडक्टर है और आइसोलेटेड कंडक्टर को चार्ज दे दिया तो उसके चार्ज उस सरफेस के बिल्कुल नियर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ चार्ज कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर सरफेस, थोड़ा उसको सही करते हैं, सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, मतलब कोई कंडक्टर है अपने पास कोई भी रैंडम और उसके बिल्कुल पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी उसके बिल्कुल पास, वो निकालना है। उससे पहले कुछ ज्ञान की बातें, वो ये है कि भाई अगर मेरे पास मान लो एक कंडक्टिंग स्फीयर है, क्या मेरे पास कंडक्टिंग स्फीयर है और उस स्फीयर को मैं कोई बाहर से प्लस क्यू चार्ज दे देता हूं, तो इतना तो अपन को पता है ये प्लस क्यू चार्ज इसके सरफेस पे ही आकर डिस्ट्रीब्यूट होगा, अंदर चार्ज नहीं रहता है कंडक्टर में, इतना तो पता है। लेकिन सवाल आता है कि ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कि नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड मतलब अकेली है, आसपास कोई भी और चार्जेस नहीं है, तो ये चार्ज कैसा होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, दैट इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्म। लेकिन मान लो कि स्फीयर के अलावा कोई भी अदर ऑब्जेक्ट है, दैट्स कॉल्ड नॉन स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, कोई भी सिलेंडर, प्लेन, क्यूबॉइड, क्यूब, कोई भी रैंडम शेप का ऑब्जेक्ट है, उसको अगर बाहर से क्यू चार्ज देते हो तो वो उसके सरफेस पे हमेशा और हमेशा नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, चाहे वो आइसोलेटेड हो चाहे कैसा भी हो। मतलब कोई अगर नॉन स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, नॉन स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मतलब स्फीयर को छोड़ के कोई भी नॉन स्फेरिकल कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है, चाहे वो आइसोलेटेड हो चाहे ना हो, उसको अगर बाहर से कोई चार्ज क्यू देते हैं तो वो जो चार्ज पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, नॉन यूनिफॉर्मली। वो चार्ज कैसा होगा, हमेशा नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। सिर्फ इस कंडक्टिंग स्फीयर के केस में जो कि आइसोलेटेड होगी उसके केस में ही कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यूनिफॉर्म। और इस केस में भी अगर ये आइसोलेटेड नहीं है, मतलब इसके आसपास कोई चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू या माइनस क्यू कुछ भी, तो ये चार्ज कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। कैसा होगा जाकर तब ये नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। अब समझते हैं कि भाई नियर दी सरफेस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो मैंने क्या करा, कोई भी कंडक्टर का सरफेस मान लिया, कोई भी कंडक्टर का सरफेस है, कैसा भी कंडक्टर है, तो मान लो कि ये कंडक्टर का कुछ सरफेस है, ये कंडक्टर है उसका कुछ सरफेस ले लिया, मुझे बिल्कुल इस कंडक्टर के पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अच्छा, मैंने आपको ये बात बता दिया कि नॉन स्फेरिकल के लिए, नॉन स्फीयर में ही मतलब स्फेरिकल के लिए ही चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अगर वो आइसोलेटेड है, बाकी सबके लिए कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्मली। तो अगर चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हर पॉइंट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग होगी, क्योंकि चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मान लेते हैं कि यहां से बिल्कुल छोटा सा एलिमेंट काट ले, बिल्कुल छोटा सा एलिमेंट ले लिया और उस छोटे से एलिमेंट लेके हमने एक सिलेंडर बना दिया, वहां पर क्या बना दिया, सिलेंडर बना दिया, क्या बना दिया, सिलेंडर बना दिया। और इस पर्टिकुलर पार्ट का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी थी वो सिग्मा थी। ठीक है, अब समझने वाली ये बात ये है कि हमने ये पर्टिकुलर पार्ट इतना छोटा लिया कि इट इज जस्ट लाइक अ फ्लैट पार्ट। ये किस तरह बिहेव कर रहा है कि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज बिहेविंग लाइक अ फ्लैट पार्ट। ठीक है, बिल्कुल मैं छोटा सा पार्ट लिया इसका ताकि वो कैसा हो जाए, फ्लैट हो जाए। अब फ्लैट लेने का रीजन क्या है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ इस तरह से जाएंगी इस फ्लैट पार्ट के परपेंडिकुलर, राइट। क्या नीचे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी, नहीं जाएंगी, क्यों, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जी। तो ये जो पार्ट होगा बिल्कुल किसकी तरह बिहेव करेगा, और फ्लैट पार्ट की तरह। उससे फायदा क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्या होंगी, इसके परपेंडिकुलर होंगी। अच्छा,
यहाँ नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी क्या? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। अब देखिए मैं बोल रहा हूं कि भाई मुझे बताओ फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, इस सिलेंडर की वजह से मुझे टोटल फ्लक्स बताओ, सिलेंडर से कितना फ्लक्स निकल रहा है। ठीक है बताते हैं। तो देखो कैसे बताएंगे। अपन को पता है फ्लक्स हर एक पार्ट से निकालेंगे, इस वाले पार्ट से, इस वाले पार्ट से, उसके CSA से। अच्छा मैं बोलूंगा कि फ्लक्स थ्रू CSA इज 0 एंड फ्लक्स थ्रू बॉटम फ्लैट पार्ट इज ऑल्सो 0। मतलब इस वाले से फ्लक्स 0 होगा, उसके CSA 0 होगा। ऐसा मैंने क्यों कहा? ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से है ना, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो दोनों कैसे होंगे? परपेंडिकुलर। तो डॉट क्या होगा? cos 90 0 हो जाएगा, इसलिए CSA से कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा। अच्छा ये जो बॉटम वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इससे फ्लक्स 0 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही नहीं है, इसलिए 0 होगा। तो बचा कुचा कौन सा? ये वाला पार्ट। इस वाले पार्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कट कर रही है, तो वहां से निकालते हैं। तो देखो इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है, तो अपन लिखेंगे फ्लक्स इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। ठीक है, इसका ही फ्लक्स आ जाएगा। फ्लक्स को एक और तरीके से लिखते हैं, दैट इज चार्ज इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा इसमें चार्ज कितना इंक्लोज होगा? ये वाला, यही वाला चार्ज इंक्लोज होगा, और दैट इज इक्वल्स टू चार्ज डेंसिटी विच इज सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय इट्स एरिया। लेट्स से इट्स एरिया इज A, तो ये वाला भी A होगा क्योंकि ये सिलेंडर वाला पार्ट और ये सिलेंडर वाला पार्ट बराबर होगा। दैट इज एरिया इंटू A डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। A से काट दो, यहां से हमको रिजल्ट मिल जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन क्या होगी इसके, इससे अवे कैसी होगी? एन कैप की डायरेक्शन में। एन कैप मतलब नॉर्मल की डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया। यहां पे ध्यान देने की बात है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब लोग यहाँ मिसकंसेप्ट क्या करते हैं या मिसअंडरस्टूड क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि किसी भी चार्ज कंडक्टर की वजह से किसी पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो ये आती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? आंसर है नहीं भाई, ये सिर्फ और सिर्फ एक चार्ज कंडक्टर के सरफेस के बिल्कुल पास की इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, किसी भी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोल सकते हो। ठीक है, ये बात हमको याद रखनी है। अब दूसरी बात वो ये है कि आप कोई भी कंडक्टर ले लो, कैसा भी, मान लो मैंने वही हार्ट वाला कंडक्टर ले लिया, ठीक है, और इस पे चार्ज प्लस क्यू दे दिया। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि बताओ यूनिफॉर्मली डिवाइड होगा कि नॉन यूनिफॉर्म? तो नॉन हेमिस्फीयर के लिए तो कैसा हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्मली डिवाइड हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्मली डिवाइड हो गया। अब प्लस चार्ज है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे इससे। तो कंसेप्ट ये है कि किसी भी कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है वो हमेशा कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर ही होंगी। मतलब इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, यहां पर परपेंडिकुलर कैसे बनेंगी? कुछ इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर, मतलब हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। अब सवाल आता है परपेंडिकुलर नहीं हुई तो क्या हो गया? क्यों नहीं हो सकती नहीं, क्यों परपेंडिकुलर ही हो? तो देखो मान लो कि अपने पास एक स्फीयर है, ठीक है, और स्फीयर पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंडक्टिंग स्फीयर है और कंडक्टिंग स्फीयर पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड प्लस क्यू, और किसी ने बोला चलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर नहीं है, चलो नहीं है भाई, कुछ इस तरह से, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक परपेंडिकुलर इसके और एक इसके अलोंग, ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर। अब होगा क्या, ये जो ई पैरेलल जो कंपोनेंट है इन प्लस चार्ज पे क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा, और फोर्स से वो प्लस चार्ज मूव करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये कंडीशन कैसी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, वो तो वायलेट कर रहा है। इसलिए जब भी हम बात करेंगे किसी भी चार्ज कंडक्टर की तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा उसके कैसे होंगी? परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कंडक्टर की एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, या ये कहूं कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी का नाम है
इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग या एक महान साइंटिस्ट के नाम पर रखी गई, दैट इज उनका नाम था फैराडे और उनके नाम पर रखी गई फैराडे केज। ठीक है, उस प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टी का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग या फैराडे केज। उसको नहीं लिख रहा हूं मैं। अब ये कहता क्या है पहले ये देख लेते हैं, फिर क्यों कहता है वो बाद में देखेंगे। तो मान लो मेरे पास कोई भी एक रैंडम कंडक्टर है, ठीक है, कोई भी रैंडम कंडक्टर है, उसके अंदर से कोई भी रैंडम कैविटी काट ली मैंने, तो ये मटेरियल कहां होगा? यहां कहीं होगा। मैंने बोला कि इस कैविटी के अंदर कुछ चार्जेस हैं, दैट इज Q1, Q2, Q3। ठीक है, सिमिलरली बाहर भी कुछ चार्जेस है इसके कंडक्टर के, Q5, Q4, Q6, मतलब पूरे में कुछ ना कुछ चार्जेस है। ठीक है, मैंने यहां पर क्या लिया? पॉइंट P ले लिया और इस कैविटी के अंदर कोई पॉइंट A ले लिया। कोई भी पॉइंट ले सकते हो, जनरली नहीं, यही कोई भी पॉइंट। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या होता है पहले मैं वो बताता हूं। स्टेटमेंट ये है कि मान लो एक सरफेस ले लेता हूं मैं यहां पर इस कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर, दैट इज एस सरफेस ले लिया। ठीक है, ये क्या ले लिया? कोई गॉसियन सरफेस ले लिया। स्टेटमेंट ये है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, net electric field at point P due to charges inside surface S is 0। क्या बोला मैंने? कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पे किसकी वजह से? वो सारे के सारे चार्जेस जो इस सरफेस के अंदर आ रहे हैं उनकी वजह से क्या होगी? इस पॉइंट P पे 0 होगी। अच्छा, इसमें गलती कहाँ करते हैं वो मैं अभी बता देता हूँ। गलती ये करते हैं कि जब ये शब्द बोलता हूँ इनसाइड द सरफेस एस, तो बोलते हैं इनसाइड सरफेस एस तो ये चार्ज आ रहा है, ये चार्ज आ रहा है, ये चार्ज आ रहा है, तो मतलब सीधा सीधा ये क्यों नहीं लिखते Q1, Q2, Q3? नहीं, ये चार्ज नहीं आ रहा, इसके साथ एक और चार्ज आ रहा है। अभी कुछ ही देर पहले बताया था कि कभी भी कैविटी के अंदर कोई चार्ज रखा हो तो कैविटी पर एक चार्ज आ जाता है उसके मैग्नीट्यूड के अपोजिट। तो इस कैविटी पे क्या आएगा? ये अगर सारे पॉजिटिव, तो कैविटी पे क्या आएगा? एक नेगेटिव चार्ज आएगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी? -Q1, -Q2 और -Q3, इनकी जस्ट अपोजिट। अभी बताया था मैंने जस्ट। तो इस इनसाइड वाले केस में Q1, Q2, Q3 और साथ में ये सब के सब जुड़ेंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस निगेटिव की वजह से या इंड्यूस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का सम हमेशा 0 आएगा। ये कहने वाली बात है। क्या समझ में आया? कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P ड्यू टू द चार्जेस इनसाइड दिस सरफेस इज ऑलवेज 0। इसलिए मैंने सरफेस बनाया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, कहां पे? A पर, एट पॉइंट A ड्यू टू चार्जेस आउटसाइड द सरफेस S इज 0। क्या बोला मैंने? कि भाई इस सरफेस के बाहर जितने भी चार्जेस हैं उनकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी के अंदर 0 होगी। तो अब मैं फिर से पूछ रहा हूं कि इसके बाहर कौन कौन से चार्जेस हैं? Q4, Q5, Q6? बस नहीं, इनकी वजह से यहाँ इंड्यूस चार्ज भी जनरेट होगा, कुछ होगा ना भाई। क्यों जनरेट होगा? देखो अभी जस्ट पहले बताया था, यहाँ माइनस है, ये इलेक्ट्रिक न्यूट्रल है, तो ऊपर कितना चाहिए? प्लस चार्ज आना चाहिए, और इनकी वजह से भी कुछ इंड्यूस चार्ज जनरेट होगा। तो वो सारा का सारा चार्ज प्लस ये चार्ज मिला के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी? इस पॉइंट पे 0 होगी। अब आप ये बात देख रहे होंगे, इससे समझ पा रहे होंगे कि कैविटी के अंदर जितने भी चार्जेस हैं सबकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर 0 है, और बाहर जितने भी चार्ज हैं उसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 है। इसका मतलब दिस कंडक्टिंग मटेरियल इज बिहेविंग लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड। जो कंडक्टर है ये कैसा बिहेव कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड की तरह। ये प्रोटेक्ट कर रहा है वहां से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है ये प्रोटेक्ट कर रहा है, यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो बाहर प्रोटेक्ट कर रहा है। मतलब ये है कि बाहर कुछ भी हलचल हो रही हो, हमने Q4 रख दिया, Q5 रख दिया, खूब सारे उठा के चार्ज यहाँ रख दिए, उन चार्जेस का सम, उन चार्जेस की वजह से यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज नहीं होगा। ये बात समझ में आनी चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे हमने कुछ भी रख दिया, बहुत सारे चार्ज रख दिए, हटा दिए, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वहां उनकी सबकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में
कोई इफेक्ट नहीं आएगा कंडक्टर के बाहर। दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग या फैराडे केज। ठीक है, अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। चलिए उसे देखते हैं। लेते हैं एक एग्जांपल जिससे आपको समझ में आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का और अच्छे से क्या मतलब होता है। तो मान लो कि आप जिस घर में रहते हो वो घर जो है वो पूरा का पूरा एक कंडक्टर से मिलकर बना है। तो अब जिस पे घर पे रहते हो वो पूरा घर क्या है, कंडक्टर है, और आप उस घर के अंदर बैठे हुए हो। ठीक है, और ये कैसा घर है, पूरा कंडक्टर की तरह बिहेव है। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि इस कंडक्टर के बाहर मान लो मैंने बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लगा दी या बहुत सारी चार्ज रख दी, कुछ भी कर रहा हूं मैं यहां पर, तो घर के बाहर मैं कुछ भी कर रहा हूं उसका घर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। क्यों? क्योंकि यहां पर जो घर है जो कि कंडक्टर से मिलकर बना है, कंडक्टिव मटेरियल से बनकर बना है, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कर रहा है। तो बाहर मैं कुछ भी कर दूं, आंधी ले आऊं, तूफान ले आऊं, कुछ भी कर दूं, अंदर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिमिलरली उल्टा करें, आप बाहर खड़े हो, घर के अंदर क्या चल रहा है, कितने चार्जेस हैं, क्या हो रहा है, कुछ आपको पता नहीं चलेगा बाहर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की वजह से। अभी भी समझ में नहीं आया होगा। और जैसे डिवाइस का नाम सुना होगा, दैट इज कॉल्ड विन डिग्राफ जनरेटर। क्या करता है, चार्ज जनरेट करता है। कैसा, पॉजिटिव नेगेटिव, कोई भी जनरेट कर सकता है। तो इस तरह दिखेगा, कुछ इस तरह दिखता है, एक बॉल होती है, कंडक्टिंग बॉल होती है, इस तरह का कुछ दिखता है। ये होता है कुछ विन डिग्राफ जनरेटर। क्या करता है, ये चार्ज जनरेट करता है। तो मान लो इसमें प्लस चार्ज आ गया, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होंगी, इससे ऐसी होंगी। ठीक है, तो अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। कई बार आप लोगों ने देखे होंगे जादूगर। जादूगर क्या करते हैं, आपने देखा होगा, वो क्या करते हैं, कंडक्टिंग सूट पहन लेते हैं, एक पूरा सूट देखा काले कलर का होता है, कंडक्टिंग सूट जैसा पहन लेते हैं वो, और फिर क्या करते हैं, इस तरह के डिवाइस के पास जाते हैं जो कि बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट कर रहा होता है, इस तरह से फेंक रहा होता है, स्पार्क आप भी आप देख सकते हो स्पार्क की तरह। और वो क्या करता है, इसको जाके छू लेता है। वो क्या करता है, इसको जाके छू लेता है, लेकिन उसको करंट नहीं लगता है। मतलब अगर वो बिना कपड़ों के जाए, वो बिना कंडक्टिंग कपड़ों के जाए और उसको छू लेना, तो उसको वो पूरा का पूरा चार्ज उसके शरीर से निकलेगा, तो उसको क्या होगा, शॉक लगेगा, बहुत कर्रा वाला शॉक लगेगा। लेकिन जब वो कंडक्टिंग क्लॉथ पहन के जाता है, तो बताइए उसको शॉक क्यों नहीं लगता है। दैट इज बिकॉज एक पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ाई थी कि कंडक्टर के अंदर कभी भी चार्ज नहीं स्टोर होता है। कहां होता है, उसके सरफेस पर चार्ज होता है। तो वो जो भी आदमी होगा जो उसको छुएगा, जो भी कंडक्टिंग सूट पहना होगा, वो चार्ज उसके बाहर रहेगा, उसकी बॉडी पे आएगा ही नहीं। ठीक है, तो उसको चार्ज की फील होगी ही नहीं। ठीक है, इसको और अच्छे समझने के लिए मैंने क्या करा, इसको अच्छे समझाने के लिए कंडक्टिंग केज बना दिया। ये कैसा है, कंडक्टिंग केज। कैसा, पूरा कंडक्टिंग केज है। और मैंने क्या करा, एक रेडियो लिया, रेडियो, और रेडियो को चालू करा। तो जब चालू करूंगा तो भाई बाहर रहूंगा, तो रेडियो से क्या होगा, बजना स्टार्ट होगा, कुछ ना कुछ तो उसमें बजेगा। और उस रेडियो को लेके मैं इस केज के अंदर चला गया। मैंने क्या करा, एक रेडियो लिया मैंने, और उस रेडियो को जब मैं बाहर बजा रहा था तो बज रहा था, और जब मैं इस केज में लेके चला गया उस रेडियो को, तो वो रेडियो बजना बंद हो गया। अब आपसे पूछूं क्यों, तो इसका आंसर ये है, दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग ऑफ दिस कंडक्टर। क्यों? क्योंकि जब मैं इस रेडियो को बजा रहा था, तो रेडियो जो जिस वेव्स पे काम करता है, दैट्स कॉल्ड रेडियो वेव्स। और रेडियो वेव्स आर दी नथिंग बट ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और मैग्नेटिक फील्ड होती है, दूसरे एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। लेकिन इनमें खास बात क्या होती है कि रेडियो वेव्स की जो एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है। तो जब मैं इसको अंदर लेके गया, तो जो रेडियो वेव्स जो ये कैच कर रहा था, वो इस पर्टिकुलर कंडक्टर को पार नहीं कर पाई, इस पर्टिकुलर इसको पार नहीं कर पाई, तो यहां पर सिग्नल नहीं आ पा रहे थे। ठीक है, इसलिए बजना बंद हो गया ये। और जैसे ही मैं इसको बाहर लेके आया, फिर से बजना चालू हो गया। राइट, दैट इज एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसको और अच्छे समझाता हूं मैं आपको। आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी जो कार्स होती है, उसका जो रेडियो होता है उसके कार के अंदर, उसका एंटीना हमेशा कार के बाहर लगा होता है। सोचा है कभी क्यों? इसका आंसर इसलिए है, दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अगर मैं अपनी कार का एंटीना बाहर ना लगा के अंदर लगा दूंगा, तो क्या इस एंटीना से जो यहां से जो रेडियो वेव्स आ रही होंगी, रेडियो वेव्स आ रही होंगी, वो क्या इस कार को पार कर पाएंगे, कार के कंडक्टिंग मटेरियल को? नहीं कर पाएंगे। क्यों? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब जब इसको पार ही नहीं कर पाएंगे, तो यहां पर कोई भी वेव्स नहीं होंगी, तो ये एंटीना किसको पकड़ेगा? इसलिए एंटीना कहां लगते हैं, कार के बाहर, ताकि यहां से
जो रेडियो वेव्स को ये कैच कर सके। ठीक है, दिस इज द फिनोमेना व्हाई वी यूज द एंटीना एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर या सरफेस ऑफ द कार, नॉट इनसाइड। ठीक है, इसको और अच्छे समझाने के लिए आपने देखा होगा कि मान लो कार में आप कहीं जा रहे थे और लाइटिंग स्टार्ट हो गई, लाइटनिंग बिजली कड़कना स्टार्ट हो गई, आपको डर है कि बिजली आपके ऊपर ना गिर जाए, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कार से उतर के कहीं भाग जाइए खुले मैदान में, या तो कार के अंदर बैठे रहिए। सबसे सेफेस्ट वे क्या होता है? तो सबसे सेफेस्ट वे कहा गया है कि जब भी लाइटनिंग हो अपनी कार के अंदर बैठे। रीजन मीन जब लाइट आपके कार पे गिरेगी तो आपको पता है कि जो कंडक्टर है वो सारा का सारा चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे आ सकता है, कंडक्टर के अंदर कभी नहीं जा सकता है। चार्ज जो ऊपर से गिरेगा लाइटनिंग के फॉर्म में वो सारा का सारा कहाँ आएगा? सरफेस पे आएगा, इसके अंदर कभी नहीं जा सकता है। और जैसे सरफेस पे आएगा तुरंत कहाँ चला जाएगा? ग्राउंड में चला जाएगा। इसलिए कार के अंदर आप सेफेस्ट होंगे। लेकिन बाई चांस आप बाहर चलेगा और बाहर सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड आपके ऊपर गिरी तो आपको तो ले चलेगी। ठीक है, इसलिए हमेशा सेफेस्ट भी क्या होता है? कार के अंदर रहे। तो आई होप अब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब क्लियर हो चुका होगा। और अगर अभी भी नहीं होगा ना तो ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इसके बाद आपको 110% क्लियर हो जाएगा। चलिए उसे देखते हैं क्वेश्चन को। कुछ ऐसा कह रहा है कि मेरे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर थी, उसके अंदर एक कैविटी थी मेरे पास। ठीक है, कैविटी में एक चार्ज था मेरे पास Q4 Q5, ठीक है, और बाहर एक चार्ज था दैट इज Q1 एंड Q2। ठीक है, अब मैं आपको ऑप्शन लिख देता हूं कुछ। ठीक है, अच्छा एक और काम करता हूं, मैं एक सरफेस मान लेता हूं यहाँ पर रैंडम, दैट इज S। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन लिखता हूं, आपको बताने कौन कौन से ऑप्शन में सही है। ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पे कोई पॉइंट A मान लेता हूं, यहाँ पे कोई पॉइंट B मान लेता हूं। अब मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ Q1 एट A इज 0। दूसरा ऑप्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ Q2 एट A इज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ, थर्ड ऑप्शन, बिकॉज ऑफ Q3 इज 0। कहाँ पे? A पे। ठीक है, चौथा ऑप्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ Q1 Q2 Q3 एट A इज 0। और पांचवा ऑप्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज आउटसाइड S एट A 0। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज आउटसाइड, इस सरफेस के जितने भी चार्ज आउटसाइड हैं उन सबकी वजह से A पे 0 है। छठा ऑप्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ Q4 एट B 0। सातवां ऑप्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ Q5 एट B 0। आठवां ऑप्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ Q4 एंड Q5 एट B 0। और नौवां ऑप्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ चार्ज इनसाइड S एट पॉइंट B इज 0। इनमें से हमें बताना कौन कौन सा सही है। अब जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब समझ आया होगा वो तो बता देगा और बाकी गलत कर देंगे। पहला देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ Q1 एट पॉइंट A 0 सही है। क्यों? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बाहर की वजह से अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्या सही है? आंसर है गलत है ये। ठीक है, दूसरा देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ Q2 एट A 0 गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही है। बताता हूं क्यों। इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ Q4 एट पॉइंट B 0 गलत 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 और ये सही है। अब बताता हूं क्यों। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मैंने फिर से डेफिनेशन बताई थी कि इस सरफेस के अंदर जितने भी चार्जेस हैं उनकी वजह से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। और इस सरफेस के बाहर जितने भी चार्ज हैं उसकी वजह से इस कैविटी के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो यहां पर ये सिर्फ Q2 Q3 Q1 Q2 ही चार्ज है क्या सिर्फ? नहीं, यहां पर एक इंड्यूस चार्ज भी जनरेट होगा, इंड्यूस चार्जेस भी होंगे बाहर वाली सरफेस पे। उन तीनों को मिला के इसको इनको मिला के ही इलेक्ट्रिक फील्ड A पॉइंट पे 0 होगी, पहली बात। सिमिलरली इस कैविटी की बाउंड्री पे भी कोई इंड्यूस चार्ज जनरेट होगा, यहाँ पर बाउंड्री पे भी, और उस चार्ज को और इन तीनों को चार्ज को इसको बाउंड्री पे जो चार्ज जनरेट होगा उनको मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे 0 होगी। क्या समझ में आ रहा है? अब मैं बोल सकता हूं कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का कुछ मतलब समझ में आ गया होगा। अब करते हैं इस पे एक बेहतरीन क्वेश्चन ताकि आपको पूरी तरह से क्लियरिटी हो जाए। चलिए उसे देखते हैं। अपन पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपने पास क्या है, एक कंडक्टिंग
सेल है। क्या है? कंडक्टिंग सेल। सेल जब हम कहते हैं तो उसकी कुछ थिकनेस होती है इस तरह से, राइट। क्या है अपने पास? कंडक्टिंग सेल है, इसकी रेडियस r है और सेंटर c है। इस सेंटर c से r/2 दूरी पर एक चार्ज रखा हुआ है q, ठीक है। और इससे सेंटर से 2r दूरी पर एक पॉइंट ले लिया अपन ने a, ठीक है। अब मैं कुछ सवाल पूछता हूं आपसे। सवाल नंबर 1 ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट a बिकॉज ऑफ q वो क्या होगी? b इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस ऑन इनर सरफेस ऑफ स्फीयर एट ए क्या होगी? और c इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज ऑन आउटर सरफेस एट पॉइंट ए क्या होगी? मतलब इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इसकी वजह से यहाँ कुछ इनर सरफेस पे इंड्यूस चार्ज होगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी यहाँ पे, और बाहर वाले की वजह से इंड्यूस चार्ज कुछ जनरेट होगा, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगी, ठीक है। एक करके देखते हैं। पहले जब भी हमारे पास ऐसे कुछ क्वेश्चन आता है कंडक्टर से रिलेटेड, सबसे पहले हम क्या करते हैं? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं। तो देखो, अगर मैं इसको बोलूँ ये कंडक्टिंग मटेरियल है, मेरा इतना सा कंडक्टिंग मटेरियल है, तो ये कह सकते हैं एज अ कैविटी बिहेव करेगा, एज अ कैविटी बिहेव करेगा, राइट। तो अगर कैविटी के अंदर कोई चार्ज क्यों रखा हुआ है, कहीं पर भी रखा हुआ है, तो बताइए कैविटी के बाउंड्री पे कैसा चार्ज आता है? इनर बाउंड्री पे इसका जस्ट नेगेटिव, तो यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा? माइनस, दैट इज इक्वल टू माइनस क्यू। क्लियर है? माइनस क्यू। चूंकि कैविटी जो कंडक्टर था हमारा वो इनिशियली न्यूट्रल था, जब न्यूट्रल था तो अभी न्यूट्रल होना चाहिए, तो अगर यहाँ क्यू आए तो इसके बड़े वाले सरफेस पे कितना आएगा? प्लस क्यू। जब आप ये ऐसा कर लोगे उसके बाद अपने सवाल पूछना कि जो चार्जेस हैं ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। तो देखिए ये जो माइनस क्यू है तो कंफर्म नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा। पूछो क्यों? क्योंकि चार्ज सेंटर पे नहीं रखा है। जब सेंटर पे नहीं रखा है तो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन इससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ जाना महसूस करेंगे, तो यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन आएंगे, मतलब यहाँ कैसा होगा? ये नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। लेकिन जो बाहर वाला होगा चार्ज वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब सवाल आता है क्यों? दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मैंने आपको बताया था ना, किसी भी स्फीयर पे जो कि आइसोलेटेड स्फीयर है उस पर कोई चार्ज अगर रख दें तो चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है? यूनिफॉर्म। और यहाँ भी वही है, इस स्फीयर को देखें तो इसके जो स्फीयर है इसके बाहर कोई चार्ज है नहीं है, तो कोई चार्ज पे प्लस क्यू है तो कैसा डिवाइड होगा? वो कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा? यूनिफॉर्म। अब आप सवाल ये पूछ सकते हो कहाँ आइसोलेटेड है? अंदर तो चार्ज रखा हुआ है क्यू और माइनस क्यू। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का इफेक्ट पता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या कहती है कि द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दिस बाउंड्री, इस बाउंड्री के आउटसाइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्जेस की वजह से कितनी होगी? जीरो। उनमें कौन कौन से चार्ज आएंगे? ये सारे चार्जेस जो इस बाउंड्री के अंदर रहेंगे। कौन कौन से चार्ज है? ये और ये वाला चार्ज। उसका इफेक्ट बाहर कितना आएगा? जीरो। तो बाहर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। जब फील्ड ही नहीं है तो मैंने बताया था ना आपको कि बाहर कुछ भी हलचल हो रही हो अंदर किसी मतलब नहीं, अंदर कोई हलचल हो रही हो बाहर कोई मतलब नहीं, तो बाहर से इनकी वजह से कोई मतलब ही नहीं, तो मतलब ही तो आइसोलेटेड है, तो बाहर कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा। अब इसका फायदा क्या होगा वही मैं आपको बताऊंगा। अब देखो, पहले मुझे निकालना है पहला पॉइंट कि ए पे इस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो बहुत आसान है, जीरो। गलत। जीरो कैसे हो जाएगी? कहीं बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की वजह से जीरो होगी, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की जीरो होनी चाहिए। नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग तो ये कहती है कि नेट चार्ज इस कैविटी के अंदर जितना है उसकी वजह से यहाँ पे जीरो होगी बाहर, तो नेट चार्ज में दोनों आएंगे। लेकिन इसकी वजह से क्या होगा? तो बहुत आसान है, कोई पॉइंट चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस डी पे फील्ड क्या होती है? के अपॉन डी स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस कितनी है? दैट इज इक्वल्स टू 2r माइनस r/2, दैट इज इक्वल्स टू 3r/2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू क्यू दैट इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन 3r/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन का जवाब हो गया। बी पार्ट कह रहा है कि जो इनर पे जो चार्ज जनरेट हुआ उसकी वजह से यहाँ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। ठीक है, अब देखो अगर मान लो ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता, अगर ये चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होता तो क्या एक ये हॉलो स्फीयर की तरह बिहेव नहीं करता है? हॉलो स्फीयर जिसपे चार्ज माइनस क्यू है उसके किसी भी डिस्टेंस सेंटर से डिस्टेंस
आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है निकालना आता है हमें, के क्यू अपन आर स्क्वायर। लेकिन जब वो यूनिफॉर्म होता, लेकिन इस केस में तो नॉन यूनिफॉर्म है, तो कैसे निकालेंगे, यूजिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हमें पता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू चार्जेस इनसाइड कैविटी, कैविटी के जितने भी चार्ज इनसाइड है नेट चार्ज उसके से क्या होगी, जीरो होगी। चार्जेस कौन कौन से हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू। तो अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ क्यू एट ए प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ माइनस क्यू एट ए इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू तो पता है हमें, दैट इज इक्वल टू दिस प्रॉपर्टी, इसको अपन बोल देते हैं E1, मान लो E1 सॉल्व कर लेंगे ना अपन, दैट इज E1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ माइनस क्यू एट ए इज जीरो। तो यहाँ से अपने पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट माइनस क्यू एट ए इज इक्वल टू माइनस E1 पता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ माइनस क्यू एट ए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ इनर चार्ज, इंड्यूस चार्ज एट इनर सरफेस, इंड्यूस चार्ज एट इनर सरफेस, ये आंसर आ गया। अब तीसरा पार्ट बहुत आसान है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ इंड्यूस चार्ज ऑन अपर सरफेस, इस पे कितना चार्ज है, प्लस क्यू। लेकिन खास बात क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, और अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एक हॉलो स्फीयर जिस पे चार्ज प्लस क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके सेंटर से कोई 2r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट ए है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, के क्यू अपॉन सी वाले कहां से बता रहा हूं, के क्यू अपॉन 2r का होल स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, आई होप अब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड ही देखी, या थोड़ा फोर्स देख लिया, कुछ भी देख लिया, लेकिन अभी तक हमने पोटेंशियल की बात नहीं की। तो अब करते हैं पोटेंशियल की बात। तो मान लो कि मेरे पास फिर से क्या है, एक दिल टाइप का कंडक्टर है, ठीक है, मुझे पसंद है इसलिए मैं ये ले रहा हूं, बाकी आप सिलेंडर वेंडर कुछ भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इस पे क्या है, मेरे पास कोई चार्ज है प्लस क्यू, इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो पहली बात कहाँ आएगा, इसके सरफेस पे आएगा, अंदर तो रहेगा नहीं, प्रॉपर्टी तो पता है मेरी बात। सवाल ये है कि इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा। तो स्टेटमेंट में बोल रहा हूं, उसको ध्यान समझिएगा। द नेट पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द चार्ज कंडक्टर इज ऑलवेज सेम। मतलब इस कंडक्टर का कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट अंदर बाहर सरफेस कहीं भी, उस कंडक्टर के अंदर या बाहर या सरफेस कहीं भी ले लो, पोटेंशियल सेम आएगा। यहां पोटेंशियल ले लिया V, यहां पर 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 V, इसके सरफेस पर भी, इसके सरफेस पर भी, इसके यहां पर भी, इसके यहां पर भी, मतलब हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमें पता है कि चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। एक चार्ज कंडक्टर के अंदर, चार्ज कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो होती है। और पोटेंशियल क्या होता है, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं ये पॉइंट मेरा इनिशियल पॉइंट है और यहां से मैं एफ पॉइंट फाइनल पॉइंट पर गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो V फाइनल माइनस V इनिशियल दैट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds वेक्टर फ्रॉम I to F। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि जीरो है तो V इनिशियल बराबर V फाइनल, एंड दैट इज अ प्रूफ कि कंडक्टर पे, चार्ज कंडक्टर के हर एक पॉइंट पर नेट पोटेंशियल बराबर होता है। यहां मैंने एक शब्द याद करिएगा, नेट पोटेंशियल। नेट पोटेंशियल, इसका मैं फिर से आपको इस्तेमाल बताऊंगा कि नेट पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। जैसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो इस नेट पोटेंशियल है। एक बात और आप लोग नोटिस कर पाओगे यहां पर कि इस चार्ज कंडक्टर के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर है। तो क्या कहीं इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसी फीलिंग नहीं आ रही आपको? इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते थे, एक ही ऐसे सरफेस जिसके हर एक पॉइंट में पोटेंशियल बराबर हो और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस के परपेंडिकुलर हो, तो पोटेंशियल तो बराबर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम प्रूव कर चुके हैं कि परपेंडिकुलर होती ही होती है। इससे जस्ट प्रूव किया था ना कि कोई भी चार्ज कंडक्टर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसे होंगी, उसके परपेंडिकुलर होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होंगे, इसके परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर है, पोटेंशियल सेम है, तो अपन कह सकते हैं कि एवरी चार्ज कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल। ठीक है, समझ आया? अच्छा, एक बात और, अब में हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक कैविटी काट लेते हैं।
कैविटी काट ली, तो बताइए इस कंडक्टिंग मटेरियल में पोटेंशियल क्या होगा, क्या सेम होगा? आंसर है हाँ। चाहे आप कैविटी नहीं काटो चाहे कैविटी काटो, कंडक्टिंग मटेरियल, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कंडक्टिंग मटेरियल पर नेट पोटेंशियल हमेशा सेम होगा। ठीक है, अब हमने और डिफिकल्ट कर दिया, इसके अंदर कोई चार्ज रख दिया, अब बताओ क्या होगा पोटेंशियल? तो अभी भी मैं बोलूंगा कि इनसाइड अ कंडक्टिंग मटेरियल पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल सेम होगा। क्यों? क्योंकि कंडक्टिंग मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो अगेन ये वाली बात और फिर से बराबर आ जाएगा। तो चार्ज, चाहे आप कैविटी काटो, कैविटी में चार्ज रखो, कैविटी नहीं काटो, कंडक्टिंग मटेरियल के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, नेट पोटेंशियल बराबर होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन इस पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेरे पास क्या है, कंडक्टिंग सेल है और कंडक्टिंग सेल के बाहर सेंटर से 2r डिस्टेंस पर कोई एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू। तो मेरे पास एक कंडक्टिंग सेल है और उस कंडक्टिंग सेल की रेडियस r है और सेंटर से 2r दूरी पर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, और यहां से मैंने r दूरी पर एक पॉइंट ले लिया a। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फाइंड पोटेंशियल एट a बिकॉज ऑफ प्लस क्यू चार्ज, ए पॉइंट। बी पॉइंट बोल रहा है फाइंड पोटेंशियल एट a ड्यू टू इंड्यूस चार्ज ऑन आउटर सरफेस। ये दो क्वेश्चन बोल रहे हैं, एक क्या बोल रहा है इसकी वजह से पोटेंशियल इस पॉइंट बताओ, एक बोल रहा है कि इस आउटर सरफेस पे जितना भी इंड्यूस चार्ज हुआ हो उसकी वजह से इस पॉइंट पे बताना है। कैसे करेंगे? इक्यू पोटेंशियल सरफेस का यूज करके। देखिए, पहले तो हम समझते हैं कि इंड्यूस चार्ज आउटर सरफेस पे कैसे आएंगे। सिंपल सी बात है, ये चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है, इसके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां भागेंगे इसके पास और प्लस चार्ज इधर भागेगा। ठीक है, तो इस तरह से इंड्यूस चार्ज जनरेट होगा। तो इस इंड्यूस चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल बताना है दूसरे पॉइंट में। अब सवाल ये है कि मैंने यहाँ एक चीज नहीं लिखी, दैट इज पोटेंशियल एट ए ड्यू टू इंड्यूस चार्ज और इनर सरफेस पे इंड्यूस चार्ज। क्या इंड्यूस चार्ज, इनर सरफेस पे कोई इंड्यूस चार्ज होगा भी? आंसर नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि भाई मेरे, क्योंकि अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। जब इसके अंदर, कैविटी के अंदर कोई चार्ज हो तो तभी तो मैं इंड्यूस करता है अंदर वाले सरफेस पे, कोई लॉजिक ही नहीं करने का। अगर आप ये बोल रहे हो कि इसको न्यूट्रल रहना चाहिए क्योंकि इसके पास इनिशियली कोई चार्ज नहीं था, तो देखो ना अभी भी कोई चार्ज नहीं है, जितना प्लस है उतना माइनस है, खत्म। ठीक है ना, तो अंदर कोई चार्ज नहीं आएगा, इसलिए मैंने अंदर का पोटेंशियल वाला नहीं पार्ट लिखा है। ठीक है, अब देखते हैं। पहले इस पॉइंट पर मैं इसकी वजह से पोटेंशियल निकालना है, तो बच्चों का खेल है, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस r पर पोटेंशियल निकालना क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। तो पहले पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन दिस डिस्टेंस विच इज 2r माइनस r/2। पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट बोला पोटेंशियल एट ए बिकॉज ऑफ दिस चार्ज, इस चार्ज की वजह से। अब देखो, हम लोग डायरेक्ट पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। डायरेक्ट मतलब ऐसे नहीं निकाल सकते कि एक कोई डी क्यू पार्ट ले लिया यहाँ पर हमने और उसके वजह से यहाँ पोटेंशियल लिख दिया और फिर उसको इंडिकेट कर दिया, ऐसे नहीं कर सकते। रीजन बिकॉज हमें पता नहीं किस तरह से यूनिफॉर्म, पहली बात तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, और नॉन यूनिफॉर्म में भी पता नहीं यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है और यहाँ पर कितना है। सिर्फ हमें ये पता है कि माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड और प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है। इससे काम थोड़ा चलेगा, क्योंकि भाई हर पॉइंट की डिस्टेंस भी तो अलग अलग है, यहाँ की डिस्टेंस अलग है, यहाँ की डिस्टेंस अलग है, यहाँ की डिस्टेंस अलग है। लेकिन यही चीज अगर सेंटर पे निकालनी होती, इसकी वजह से सेंटर पे पोटेंशियल निकालना होता, तो इंड्यूस चार्ज के सेंटर पे पोटेंशियल जीरो ही आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि सेंटर पे अगर हम पोटेंशियल लिखें इंड्यूस की वजह से, VC at induced that is equals to summation of QI अपॉन R, K समेशन ऑफ QI अपॉन R। अब पूछो ये क्यों लिखा? क्योंकि हर पॉइंट से डिस्टेंस तो आ रही है, बस चार्ज को सम करना है, और मुझे पता है प्लस चार्ज और माइनस है बराबर, इसलिए कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा इसका चार्ज का सम, तो पोटेंशियल भी जीरो आ जाएगा। तो अब हम इसका ही फायदा उठाएंगे। किसका फायदा उठाएंगे? इक्यू पोटेंशियल का। हम बोलेंगे पोटेंशियल यहाँ पे V है, यहाँ पे भी V है। क्यों? क्योंकि कंडक्टर की प्रॉपर्टी यही होती है कि इसके ईच एंड एवरी पॉइंट पोटेंशियल बराबर होता है। तो अपन बोलेंगे पोटेंशियल एट सी बराबर पोटेंशियल एट ए। ठीक है, पोटेंशियल एट सी किसकी वजह से होगा? इस इंड्यूस की वजह से और इसकी वजह से। इंड्यूस की वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा? जीरो, वो हम अभी प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू अपॉन 2r दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट ए। पोटेंशियल एट ए हमें किसकी वजह से लिखना है? इंड्यूस की वजह से, वी इंड्यूस्ड एट ए प्लस इसकी वजह से ए पे पोटेंशियल हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, के क्यू अपॉन 2r माइनस r/2।
इसे सॉल्व कर देंगे तो इंड्यूस पोटेंशियल एट ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये है इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन में एक बात और देख लीजिए, अगर आप इसको सोल्व करोगे इस इंड्यूस पोटेंशियल को, तो ये इंड्यूस पोटेंशियल एट पॉइंट ए दैट विल बी नेगेटिव, ये नेगेटिव आएगा। अब कोई बच्चा मुझे बताइए कि नेगेटिव क्यों आएगा। अब सॉल्व करिए, नेगेटिव आएगा इस पॉइंट पे, इस चार्ज इन चार्जेस की वजह से, इंड्यूस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव इसलिए आएगा कि पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट पर चार्ज तो देखो नेगेटिव जितना चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, ये तो कंफर्म बात है, लेकिन डिस्टेंस देखो ना, नेगेटिव चार्ज की इस पॉइंट से डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल ज्यादा होगा इसके कंपेरिजन, इसलिए पोटेंशियल नेगेटिव आया। तो कल को 4 ऑप्शन दे दे और मान लो 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन पॉजिटिव हो और 1 नेगेटिव हो, तो आप डायरेक्ट आंसर भी लगा सकते हो। ऐसा वैसे होगा नहीं, लेकिन मान लो एक केस में हो गया तो डायरेक्ट आंसर भी आप आ सकता है। अगला क्वेश्चन ये है कि मेरे पास क्या है, एक कंडक्टर है, उसके अंदर एक और कंडक्टर है, एक कंडक्टर है मेरे पास, उसके अंदर एक और कंडक्टर है, और अंदर वाले पे जो चार्ज है वो प्लस क्यू है, उसकी रेडियस आर है, और बाहर वाले पे जो चार्ज है वो प्लस 2q है और उसकी रेडियस 2r है। इस पे चार्ज q है, इसकी रेडियस r है, इस पे चार्ज 2q, इसकी रेडियस 2r है। ठीक है, मैंने क्या करा, इन दोनों कंडक्टर्स को एक कनेक्टिंग वायर से जोड़ दिया, एक वायर से जोड़ दिया। तो मुझे बताना है फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फाइनली जब इनको जोड़ दूंगा तो फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। अब समझते हैं कि 2 पॉइंट को वायर से जोड़ने से क्या होता है कंडक्टिंग वायर से। आगे चल के आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे, आप बेसिकली पढ़ा ही होगा, थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा कि अगर हम एक वायर से कि किसी भी 2 पॉइंट को लेते हैं तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, मतलब दोनों पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होता है। यही यहाँ पर होगा कि यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल बराबर है, हमें फाइनल चार्ज निकालना है। तो मान लेते हैं अंदर वाले फाइनल चार्ज x है, बाहर वाले पे फाइनल चार्ज y आ गया। अंदर वाले पे कितना है टोटल x है, y बाहर वाले पे y है, ये फाइनल कंडीशन मान ली। तो पहले यहाँ लिखते हैं यहाँ का पोटेंशियल एट a, पोटेंशियल एट a मान लो, ये b मान लो, पोटेंशियल एट a बराबर पोटेंशियल एट b, पोटेंशियल एट a लिखते हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल इस वाले स्फीयर की वजह से क्या होगा, k x अपॉन r प्लस बड़ी वाली स्फीयर की वजह से इस पॉइंट पर एक हॉलो स्फीयर, एक यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है के क्यू अपॉन रेडियस, के 2q अपॉन रेडियस, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी। इसके वजह से पोटेंशियल बाहर कितना होगा, के चार्ज, सॉरी ये बाई होगा, आई एम सॉरी, क्योंकि फाइनली चार्ज कितना है, वाई है, तो इनिशियल चार्ज था, के एक्स अपॉन 2r प्लस इस पॉइंट पे इस बड़े वाले की वजह से कितना होगा, के वाई अपॉन 2r। इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल x और y, इक्वेशन 1 है, तो एक और हमें इक्वेशन चाहिए। एक कहाँ से आएगी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब देखो हुआ क्या, कुछ भी हुआ हो भाई, यहाँ का पोटेंशियल बराबर हुआ होगा तो कुछ चार्ज बाहर से अंदर आया होगा, अंदर से बाहर आया होगा, लेकिन समझने वाली बात यह है कि टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि और कहीं भाग नहीं सकता, या तो इस सरफेस पे चार्ज चला जाएगा या तो उस सरफेस पे चला जाएगा। तो अपन कह सकते हैं इनिशियल चार्ज बराबर फाइनल चार्ज, फाइनल चार्ज बराबर इनिशियल चार्ज। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, यहाँ से दो एक इक्वेशन ही, इक्वेशन ही सॉल्व करिएगा, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। देखिए इसका रिजल्ट क्या आएगा, अब आप सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा x बराबर 0 एंड y बराबर 3q, ये इसका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, इसके समझने वाली बात यह है कि कभी भी आपके पास ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि कभी भी आपके पास कंडक्टर हो, उसके अंदर एक कंडक्टर, उसके अंदर कोई कंडक्टर रखा हो, तो कंडक्टर को आपस में जोड़ने से जो सारा का सारा चार्ज है, वो टोटल चार्ज है, वो सब कहाँ चला जाता है, आउटर मोस्ट कंडक्टर पे। कंडक्टर्स को आपस में जोड़ने से जो उनका सबका जो टोटल चार्ज होता है वो कहाँ चला जाता है, आउटर मोस्ट सरफेस पे, और इनर पे क्या हो जाता है, 0। ठीक है, अब देखते हैं अगला पार्ट। ले दे के सारी प्रॉपर्टी खत्म कर दी, आप चाहो तो यहीं तक देख सकते हो, लेकिन अगर इस चैप्टर में ग्रिप बनानी है तो आगे हम पढ़ेंगे, दैट इज अर्थिंग। क्या पढ़ना है हमें, अर्थिंग। पहले हम समझते हैं कि अर्थिंग का मतलब क्या है। देखिए मान ले कि आपने एक कॉपर की रॉड ली और कॉपर की रॉड को वूल के कपड़े से घिसना चालू किया, तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन इनके बीच में चार्ज ट्रांसफर होगा, लेक्चर नंबर 1। ठीक है,
तो जो कॉपर की रॉड है वो चार्ज हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से आप ये हो, आपके दो हाथ हैं, एक हाथ में आपने कॉपर की रॉड पकड़ रखी है और उसको वूल के कपड़े से रब किया तो ये कुछ चार्ज आ गया, प्लस या माइनस कुछ भी आ सकता है, मुझे नहीं पता, ये आ गया। ठीक है। लेकिन अगले केस में क्या किया आपने, आपके पास घर में आप टैप वाटर होगा, ये टैप लगे होंगे नल या फिर हैंड पंप होता है, तो अगले बार क्या हो गया, अपने उनको छू के खड़े हो गए। आपने क्या करा, ये आपका हैंड पंप है, इस तरह से हैंड पंप लगा होगा, ये सरफेस होगा, जमीन के अंदर गड़ा होगा हैंड पंप। आप यहां खड़े हो, एक हाथ से आप इसको पकड़ रहे हो और एक हाथ से आप इसको पकड़े हो और कोई इसको वुल को घिस रहा है, कोई दूसरा आदमी। ठीक है। तो ये देखा गया, यहां तो ये चार्ज हो गया था, तो ये देखा गया कि इस पे चार्ज जो है वो 0 आया था। आपने क्या करा, ये मेरी वो थी कॉपर रॉड, मैं इसको एक हाथ से मैंने वो पकड़ लिया पंप को, टैप वाटर को, और एक हाथ से कोई रफ कर रहा था उसे। तो होना तो यही चाहिए कि भाई ये चार्ज होना चाहिए, लेकिन चार्ज इस पे 0 आ रहा था। ठीक है, क्या रीजन था, तो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, दैट इज अर्थिंग। आपने क्या करा कि भाई जब इसको कोई चार्ज आया, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, मान लो नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, या पॉजिटिव चार्ज मान लो, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पे, तो पहले जब आपने नल को नहीं छुआ था तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पे आके इकट्ठा हो गया, चार्ज हो गया। लेकिन जब आपने इस नल को छुआ तो हुआ क्या कि ये जो पॉजिटिव चार्ज थे इस समय छोटे घर में थे। कहां थे, छोटे घर में, छोटा सा रॉड था, छोटे से घर में थे प्लस चार्ज। ठीक है। और आपकी अच्छे के लिए बता दूं कि अर्थ इज अ वेरी लार्ज कंडक्टर। अर्थ कैसा है, वेरी लार्ज कंडक्टर। अर्थ बहुत बड़ा कंडक्टर है, और ये ऐसा समझ लीजिए अर्थ एक बहुत बड़ा घर है, तो जो प्लस चार्ज होंगे वो छोटे घर से चल ना रह के कहां जाएंगे, बड़े घर में रहने जाएंगे। ठीक है, कैसे, ये प्लस चार्ज होगा आपके हाथों से इस नल पे आएगा और नल से अर्थ के अंदर चला जाएगा, और मस्त यहाँ पे अपने बड़े घर में आराम से रहेंगे। अब पूछो बड़े घर में आराम से, आप बड़े घर में क्यों रहे, छोटे घर में क्या परेशानी थी। भाई प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज जब छोटे घर में होंगे तो पास पास रहेंगे, पास पास रहेंगे तो रिपल्सन आएगा, रिपल्सन आएगा तो एक दूसरे दूर भागने की कोशिश करेंगे। इससे अच्छा है कि भाई यहाँ जब रास्ता मिल ही रहा है आपको अर्थ में जाने का, और अर्थ इतना बड़ा कंडक्टर है तो दूर दूर जाके रहें आराम से, जिसमें फोर्स भी ना लगानी पड़े एक दूसरे पे। राइट। तो ऐसा नहीं है कि चार्ज नहीं हो रहा है, चार्ज हो रहा है, लेकिन वो चार्ज कहाँ जा रहा है, वापस अर्थ में चला जा रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको एक रास्ता मिलेगा, उनको एक, आपकी बॉडी एक कंडक्टर है, नल भी एक कंडक्टर है, और अर्थ के पास तो एक कंडक्टर है ही। ठीक है। अब इसी में क्या किया, आपने नल को छुए रहा, आप नल को पकड़े हो, कोई टेंशन नहीं, लेकिन क्या हुआ अगली बार, इसका जो हैंडल था वो इंसुलेटिंग था। आपने इसके हैंडल को पकड़ा, कॉपर के रॉड को, जो कि कैसा था, इंसुलेटर का था। ये कॉपर रॉड, ये इंसुलेटिंग हैंडल है। तो आप अगर इसको रब करोगे ना तो अब इसमें चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, ये छोटे से घर में रहेगा। पूछो क्यों, क्योंकि रास्ता नहीं मिलेगा ना, इंसुलेटर से चार्ज फ्लो थोड़ी ना हो सकता, तो इंसुलेटर जब रास्ता ही बंद है यहाँ पे तो नीचे कैसे जा पाएगा वो। एंड दैट वाई वी कॉल अर्थिंग। इसी को क्या बोलते हैं अपन, दैट इज अर्थिंग। ठीक है। अर्थ को थोड़ा सा और अच्छे समझते हैं अपन। के बारे में एक जानकारी और दे देता हूं कि अर्थ की रेडियस इतनी ज्यादा बड़ी होती है कि अगर यहां से कुछ चार्ज अर्थ पे आ भी जाता है तो वो चार्ज इसके पोटेंशियल को बहुत ज्यादा चेंज नहीं करेगा। मतलब कि द पोटेंशियल ऑफ अर्थ क्या लिखेंगे, के क्यू अपॉन 4πε0 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ, दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है, 6400 इंटू 10⁻³ मीटर। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आता है, 0 आता है। पोटेंशियल ऑफ अर्थ कितना आता है, 0 आता है। क्यों, क्योंकि यार इधर से कितना भी चार्ज आ जाए, अर्थ के चार्ज से क्या कंपेरिजन है उसका। अर्थ पे मतलब क्यू चार्ज है तो ये चार्ज से उसका क्या कंपेरिजन है। तो अगर पोटेंशियल में कुछ चेंज होगा भी तो कितना होगा, बहुत नेग्लिजिबल चेंज होगा, तो लगभग 0 ही रहेगा। डिफरेंस पोटेंशियल कितना रहेगा, 0 ही रहेगा। पहले पोटेंशियल बाद में पोटेंशियल का लगभग डिफरेंस 0 ही रहेगा। इसलिए अर्थिंग जब हम किसी कंडक्टर कर देते हैं, कोई भी कंडक्टर में लिया, ये मेरे पास कंडक्टर है, इस पे चार्ज प्लस क्यू है, और अगर मैं इसको अर्थ कर देता हूं, अर्थ को कैसे बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं, ऐसी लाइन, छोटी 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 लाइन, ये एक अर्थिंग का मतलब होता है ना। कर क्या रहे हैं अर्थिंग का, वो मतलब समझाता हूं। अर्थ का पोटेंशियल कितना है, 0। एक वायर से कनेक्ट किया जो कंडक्टिंग वायर है, तो इस वाले का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। ये मतलब होता है अर्थिंग का, कि आप किसी कंडक्टर को अर्थ करते हो, इसका मतलब उस पॉइंट का पोटेंशियल 0 बना रहे हो। ठीक है।
अब होता है क्या है, या मिसकंसेप्शन क्या है, हम लोग गलती क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर किसी कंडक्टर को अगर हमने अर्थ कर दिया तो उस कंडक्टर का टोटल चार्ज अर्थ में चला जाएगा। ऐसा नहीं होता है। मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा बिल्कुल होगा ही नहीं कि चार्ज जाएगा नहीं, हो सकता है चला जाए। कंडीशन ये नहीं है, कंडीशन ये है कि किसी भी कंडक्टर को अर्थ करते हैं तो उसका पोटेंशियल और अर्थ का पोटेंशियल बराबर हो जाता है, मतलब उस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो हो जाता है, ये है। अब अगर इस पॉइंट को जीरो करने के लिए अगर टोटल चार्ज को अर्थ में जाना भी पड़ा तो चला जाएगा। ये ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चार्ज अर्थ से उठ के यहां पर आ जाए, इसके पे आ जाए। तो ऐसा भी हो सकता है कि चार्ज अर्थ में चला जाए कुछ चार्ज, या कुछ चार्ज अर्थ से उठ के यहां पे आ जाए, ताकि इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो हो जाए। मेन मुद्दा पोटेंशियल जीरो करने का होता है, चार्ज जीरो जरूरी नहीं हो। ठीक है, तो ये गलती कभी मत करना ये सोच के कि किसी भी कंडक्टर को अगर हमने अर्थ कर दिया तो वहां उस पूरा का पूरा चार्ज अर्थ में चला जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होता, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वहां पोटेंशियल जीरो करना बस। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको क्लियरिटी आए। ये कह रहा है कि मेरे पास क्या है, एक थिन सेल है और उसके अंदर एक और थिन सेल रखी हुई है। इसकी रेडियस 2r है और इसकी रेडियस r है, उस पर टोटल चार्ज प्लस q है। ठीक है, इस पर टोटल चार्ज क्या है, प्लस q है। ऐसा इनिशियली था अपने पास। ठीक है, अपन ने अब क्या कर दिया, इस वाले बाहर वाले को अर्थ कर दिया। ये क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फाइंड चार्ज गिवन बाय अर्थ टू आउटर सेल। इस बाहर वाली सेल को अर्थ ने कितना चार्ज दिया होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड पोटेंशियल ऑफ इनर सेल। इस इनर सेल का पोटेंशियल क्या होगा, दो क्वेश्चन पूछे हैं अपन से। ठीक है, तो पहले ये समझते हैं कि अर्थ जो है इसको चार्ज देगी क्यों। ठीक, क्या रीजन है देने का। तो देखो, पहली बात तो अर्थिंग का मतलब यहाँ का पोटेंशियल जीरो, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल भी जीरो, पहला बात। ठीक है, दूसरी बात जो हमें समझनी है कि भाई अर्थ इसको चार्ज क्यों देगी। ठीक है, मान लो अर्थ ने चार्ज नहीं दिया, अभी इस पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो होना चाहिए कंसेप्ट के हिसाब से। तो लिखो जरा, इस पर टोटल चार्ज क्यू है तो इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अपॉन 2r। और इस पर कोई चार्ज है नहीं तो इसको मतलब यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, के जीरो चार्ज अपॉन r 2r। और ये जीरो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। क्यों, ये तो जीरो है लेकिन ये जीरो नहीं है, तो ये जीरो नहीं हो रहा है इसका मतलब, लेकिन जीरो होना चाहिए। इसका मतलब अर्थ को कुछ ना कुछ इस आउटर वाले चार्ज सेल को चार्ज देना पड़ेगा ताकि इन दोनों का सम कैसा आ जाएगा, जीरो आ जाए। तो मान लेते हैं भैया अर्थ ने चार्ज कितना दे दिया, स्मॉल क्यू। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट लगाते हैं कि भाई यहाँ का पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, तो इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अपॉन 2r प्लस के स्मॉल क्यू अपॉन 2r। यहाँ का नेट पोटेंशियल लिखा मैंने इसकी वजह से, और इस बाहर वाले की स्फीयर इसको जीरो कर दे, ये पूरा कट जाएगा, यहाँ से आएगा q बराबर माइनस क्यू। ठीक है, तो अर्थ ने जो इस आउटर वाले सरफेस को चार्ज दिया दैट इज इक्वल्स टू माइनस क्यू। राइट, अब देखिए इससे पहले दूसरा पार्ट बताने से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं उसके बारे में। पहली बात, आप किसी भी कंडक्टर को जब अर्थ से कनेक्ट करते हो तो आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नहीं लगा सकते उस कंडक्टर पे। मतलब आप ये नहीं, आप कभी भी किसी भी कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट कर देते हो तो आप उस कंडक्टर पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नहीं लगा सकते हो। क्यों, क्योंकि अर्थ के पास तो खूब सारा चार्ज है, चाहे इतना चार्ज दे सकती हो। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जिस भी सरफेस को आप अर्थ नहीं करते हो उसका चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, उसका चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, उतना ही रहता है। तो भैया ना तो इनिशियली कहीं से कनेक्ट है ये, ना तो अर्थ है, तो इस पर हमेशा चार्ज क्यू ही रहेगा, टोटल चार्ज। ठीक है, अब मुझे क्या बताना है, पोटेंशियल फाइंड वी ऑफ इनर सेल। इस वाली सेल का पोटेंशियल बताना है यहाँ का कहीं का। ठीक है, बता देते हैं भाई, इस वाली की वजह से यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, लिखते हैं दैट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन रेडियस आर, प्लस बाहर वाली सेल है, कोई स्फीयर है जिस पे चार्ज कितना है, क्यू है, उसकी वजह से अंदर पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, के क्यू अपॉन रेडियस दैट इज के, चार्ज कितना है माइनस क्यू अपॉन रेडियस विच इज 2r। यही मेरा कितना आ जाएगा, वी इनर सेल का पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, एक और कंसेप्ट जो मुझे आपको बताना है वो कंसेप्ट ये है कि आप ध्यान से देखो तो असल में ये चार्ज है प्लस क्यू, ये
दो सरफेस है ना इस सेल की, एक ये सरफेस इनर सरफेस है और एक बाहर से वाली सरफेस है, एक ये वाली सरफेस और एक ये वाली सरफेस, राइट। तो कंसेप्ट ये है कि सारा का सारा चार्ज कहाँ रहेगा, इनर वाली सरफेस पर रहेगा, बाहर वाली सरफेस पे चार्ज जीरो रहेगा। मतलब ये वाला चार्ज तो टोटल प्लस माइनस क्यों ही रहेगा इस वाली स्फीयर पे, बड़े वाली स्फीयर पे, लेकिन चूंकि इसके दो सरफेस हैं, एक इनर एक आउटर, तो कुछ इनर पे होगा कुछ आउटर पे भी चार्ज डिवाइडर होगा, लेकिन इनर पे माइनस क्यू चार्ज होगा, बाहर जीरो होगा। अब पूछो बाहर जीरो क्यों होगा, दैट इज बिकॉज यहाँ का पोटेंशियल जीरो है, यहाँ का पोटेंशियल भी जीरो है। इसका मतलब इस कंडक्टर के अलॉन्ग पोटेंशियल जीरो, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जीरो। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करानी है तो बाहर इस बड़ी वाली स्फीयर के बाहर चार्ज जीरो ही होना चाहिए। अब आप बोलोगे इसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आएगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आएगी, नहीं आएगी, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इस कैविटी के अंदर जितने भी चार्जेस हैं उनका बाहर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगी नहीं। और अगर यहाँ जीरो करानी, इसका मतलब बाहर भी कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, इसलिए बाहर जीरो चार्ज रहेगा, यहाँ इस वाले में माइनस क्यू चार्ज रहेगा। ये ध्यान रहेगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्योंकि हम फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो हमें अर्थ के बारे में थोड़ा सा और पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अर्थ के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, जो कि ऐसा एग्जाम में डायरेक्ट कुछ पूछेगा नहीं, फिर भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ये अपनी अर्थ है और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आपने इलेक्ट्रोस्कोप का नाम सुना होगा। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस हो जाए जो कि प्रेजेंस ऑफ चार्ज नापता है, ऐसा होता है। ये कुछ कॉपर या एल्यूमिनियम की फॉइल्स होती हैं, अगर कोई चार्ज यहाँ होगा तो यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, चार्ज होगा तो रिपेल कर जाएंगे, ठीक है। लेक्चर 1 में पढ़ाया है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो हुआ क्या कि जब हम इलेक्ट्रोस्कोप के आसपास कोई चार्ज नहीं था, इलेक्ट्रोस्कोप के आसपास कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जब हम उसके अर्थ के बिल्कुल पास रखे हुए थे तब भी उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा था। इलेक्ट्रोस्कोप के अर्थ के पास रखे तो उस पर क्या था, डिफ्लेक्शन आ रहा था। और जैसे जैसे हम इलेक्ट्रोस्कोप को ऊपर लेके गए, ये डिफ्लेक्शन बढ़ता गया बढ़ता गया। इससे क्या साबित हो रहा है कि भाई यहाँ पे कुछ चार्ज था, फिर ऊपर जाए तो चार्ज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है चार्ज। समझ रहे हो आप लोग, यहाँ कुछ इलेक्ट्रोस्कोप में डिफ्लेक्शन आ रहा था, इसका मतलब और कोई आसपास तो कोई चार्ज था नहीं, तो मैं इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ चार्ज है। सिमिलरली ऊपर जैसे ऊपर जा रहे हैं तो ये चार्ज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस इन एटमॉस्फेयर। क्योंकि यहाँ चार्ज बढ़ रहे हैं, इसका मतलब अर्थ एटमॉस्फेयर में हमारे पास क्या है, यहाँ जो मैं खड़ा हूं इससे कुछ हाइट पर अगर जाऊंगा तो उन दोनों के पॉइंट के बीच में क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, राइट। और एक बात तो बताता हूं, चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका मतलब अर्थ के पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अर्थ। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब अर्थ की क्या है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। इसका मतलब हम कहाँ रह रहे हैं, एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं, ऐसी अर्थ पे रह रहे हैं जिसके पास क्या है, खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड भी है एंड इवन खुद की मैग्नेटिक फील्ड भी है, जो कि हम आगे देखेंगे, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, अर्थ की इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में एक बात बताता हूं कि जब हम वेरी नियर होते हैं, वेरी नियर टू अर्थ के बहुत पास होते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो लगभग 130 वोल्ट पर मीटर होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड से लगभग 1 किलोमीटर दूर जाते हैं अर्थ के सरफेस से, तो ये वैल्यू होती है वो 40 वोल्ट पर मीटर हो जाती है। और 10 किलोमीटर जाते हैं तो लगभग 0 हो जाती है, नेग्लिजिबल बोल दीजिए, ठीक है। अर्थ के बिल्कुल पास 130, अर्थ के थोड़ा दूर गए 1 किलोमीटर दूर 40 हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, और 10 किलोमीटर बाद तो नेग्लिजिबल हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब अर्थ के पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, स्टडीज ये बताती हैं, साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि अर्थ का अगर हम टोटल चार्ज देखें, प्लस माइनस सब कुछ मिला दें, तो अर्थ एक नेगेटिवली चार्ज है। अर्थ कैसी चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज, और इसका टोटल चार्ज होता है 0.5 मिलियन कूलाम। अर्थ पे टोटल चार्ज कितना होता है, 0.5 मिलियन कूलाम, जो कि कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो कई लोग अर्थ को ऐसे भी लिखते हैं R माइनस, अर्थ कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। अब सवाल ये है कि अर्थ अगर नेगेटिवली चार्ज है और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाए तो अर्थ पे खत्म होंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव पे जाके खत्म होती हैं, तो कहीं ना कहीं से तो ऑरिजिनेट हुई होंगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं अर्थ का काउंटर पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, कहाँ होगा वो चार्ज। तो ऐसा देखा गया है कि देयर इज अ लेयर ऑफ आयनाइज्ड मॉलिक्यूल इन द एटमॉस्फेयर दैट हैज पॉजिटिव चार्ज। यहां पर क्या होती है, एक लेयर होती है पॉजिटिव चार्ज की, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होती है और यहां पर जाके खत्म होती हैं, ठीक है। ये कुछ बेसिक बात थी अर्थ के बारे में।
अब एक बात और बताता हूँ आपको, कंडक्टर्स का एक और यूज बताता हूँ, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन बायोलॉजी में पढ़ा होगा 10th में। पॉलिनेशन क्या होता है वो समझाता हूँ थोड़ा सा, आप ऐसे सोचिएगा। ये फ्लावर है मेरे पास, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक स्टिग्मा होता है और एक एंथर होता है। दिस इज एंथर, एंथर, और दिस इज स्टिग्मा, ठीक है। एंथर के पास क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे कोई हनी भी आती है, इसका रस लेने, एंथर का, नेक्टर लेने आती है, तो क्या कर जाती है, जो पोलन ग्रेन्स है वो उस बी से चिपक जाते हैं, और वो जब वो बी दूसरे फ्लावर पहुंचती है, तो जो दूसरे फ्लावर का स्टिग्मा होता है उस पर वो पोलन ग्रेन्स आके वापस चिपक जाते हैं। उससे क्या होता है, पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। एंड दैट प्रोसेस प्योरली डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट, या बोले तो कंडक्टर पार्ट पर डिपेंड करता है। अब कोई सोच सकता है क्यों, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको। हम ह्यूमन बॉडी कैसा है, कंडक्टर है, तो जो हनी भी है वो भी कैसी है, एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगी। तो जैसे मान लिया कोई हनी भी आई इस तरह से, ये हनी भी आई यहाँ पर नेक्टर चूसने, ठीक है, तो यहाँ के जो पोलन ग्रेन्स होंगे यहाँ के जो पोलन ग्रेन्स होंगे ये भी कैसे कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है, कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे। तो देखो यहां पर होगा क्या कि इसमें क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, राइट। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, इससे चिपक जाएगा। उससे क्या होगा, ये इससे चिपक जाएगा, और जब ये हनी इधर आएगी तो ये वापस से चिपक जाता है। इसको मैं आपको डिटेल में बाद में बता दूंगा, अभी अपन को क्या है कि इतना डेप्थ में नहीं जाना, बस इतना समझना है कि यार ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसेस होता है। लास्ट में अगर टाइम मिलेगा तो उसको पूरा अच्छे समझा देंगे, ठीक है। अभी बढ़ते हैं आगे। अब आता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप देखिए ध्यान से। मेरे पास एक सेल है, थिन सेल, और इसके अंदर एक सेल है, थिन सेल, ठीक है। इस पे चार्ज क्यू है, इसकी रेडियस आर है, इस पे चार्ज 2q है, इसकी रेडियस 2r है, ठीक है। मुझे बतानी है कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम, याद कीजिए ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है, लेकिन उस केस में वो कैसी थी, नॉन कंडक्टर था, ये कंडक्टर है, यही बचते फंसते हैं। क्वेश्चन तो आ जाए कंडक्टर का, लेकिन वो करके आ जाता है नॉन कंडक्टर की तरह, क्वेश्चन हो जाता है गलत। क्यों, क्योंकि अगर ये नॉन कंडक्टर होता तो कैसे अप्रोच लगाते हैं। देखो भाई, इसकी खुद की सेल्फ एनर्जी, बिकॉज हर एक सॉलिड स्फीयर कोई भी अगर कन्फिगरेशन बनता है तो उसकी कुछ सेल्फ एनर्जी होती है जो उसकी वजह से स्टोर होती है। तो इस हॉलो स्फीयर की सेल्फ एनर्जी कितनी होती है, kq/2r², राइट, kq² 2r, ठीक है। हॉलो स्फीयर की होती है, और सॉलिड स्फीयर की कितनी होती है हमारे पास, 3/5 kq² r, राइट। अब देखिए अगर ये नॉन कंडक्टर होता तो ये इसकी सेल्फ एनर्जी होती, इसकी सेल्फ एनर्जी होती, इन दोनों की इंट्रैक्शन एनर्जी होती, और उससे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते। लेकिन अब क्या है, दोनों कंडक्टर हैं। तो जब कंडक्टर होता है तो सबसे पहला जो आपको ध्यान में रखना है, पहले लिखेंगे आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। पहले आप क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे चार्ज का। चार्ज का क्या करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जैसा है वैसा नहीं रहेगा कंडक्टर्स में। तो होगा क्या कि यहां पर +q चार्ज है इस वाले स्फीयर पे, तो चूंकि ये कैविटी की तरह बिहेव करेगा तो इस वाले पे कैसा आएगा, -q चार्ज आएगा। इस पे कैसा आएगा, -q चार्ज आएगा। तो चूंकि चार्ज कंजर्व होना चाहिए इस वाली सेल पे, तो इस वाले की आउटर सरफेस कितना आएगा, +q चार्ज आएगा। और इस पे 2q चार्ज ऑलरेडी था तो कितना हो जाएगा, +2q 3q चार्ज। तो फाइनली आपको कुछ ऐसा दिखेगा जी, यहां पे +q चार्ज, यहां पे -q, यहां पे 3q चार्ज, ठीक है। और अब इसको पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम लिखना है, मैं धड़ाधड़ लिख देता हूं, सॉल्व आप खुद कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे सेल पोटेंशियल एनर्जी। अब मुझे बताइए यहां पे कितनी नंबर ऑफ स्फीयर हैं, हॉलो स्फीयर। नंबर 1, नंबर 2 अंदर वाला, और नंबर 3 बाहर वाली, क्योंकि यहां भी चार्ज है यहां भी चार्ज है, राइट। इसकी सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, kq² 2r। इसकी वजह से कितनी होगी, kq² 2 इंटू रेडियस कितनी है, 2r, रेडियस कितनी है इसकी, ट्वाइस ऑफ r, राइट, प्लस k 3q का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 2r। ये सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी है। अब इंट्रैक्शन की एनर्जी लिखते हैं, पहले लिखते हैं इन दोनों की इंट्रैक्शन की एनर्जी। कैसे लिखते हैं, पोटेंशियल मल्टीप्लाई चार्ज। इस बड़ी वाली स्फीयर का अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, क्या होता है, kq/r, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज k - q/2r इंटू +q, ये हो जाएगा। प्लस इन दोनों की लिखते हैं अब, इस बड़े वाली के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, कितना आएगा, k 3q
डिवाइड बाय 2r इंटू दिस चार्ज प्लस क्यू, ये पोटेंशियल एनर्जी। अब बची इन दोनों की, तो इन दोनों की वजह से लिखते हैं, ये बड़ी वाली सेल की वजह से छोटा सा पार्ट के अंदर पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, पोटेंशियल की वैल्यू k 3q अपॉन 2r इंटू माइनस क्यू। तो ये सेल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी और प्लस ये इंट्रैक्शन एनर्जी, दोनों को जोड़ देंगे टोटल एनर्जी सिस्टम आ जाएगी, राइट। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन हमसे पूछ ले जाते हैं। अच्छा, इसका थोड़ा सा मैं आगे बता देता हूँ, उसको सॉल्व नहीं करूंगा। मैंने क्या करा अगले पार्ट में, इस पे 2q चार्ज था, उस पे यहां पर q चार्ज था। मैंने क्या करा, अंदर वाली स्फीयर को अर्थ कर दिया। अंदर वाली स्फीयर को अर्थ करने का मतलब समझ रहे हो आप, यहां का पोटेंशियल कितना कर दिया, 0 कर दिया। उससे क्या होगा, ऑब्वियसली चार्जेस में वापस चेंज आएगा कुछ ना कुछ, तो फिर से चार्ज लिखने पड़ेंगे। तो मान लो यहाँ का चार्ज हो गया x, ठीक है, और इस पे कितना आ गया, y चार्ज। इस पे x हो गया, इस पे y आ गया। अब हमें क्या निकालना है, नए चार्ज निकालने हैं, और फिर नए चार्ज निकाल के फिर से हमें पोटेंशियल सिस्टम क्वेश्चन बोला गया, फिर से निकलो पोटेंशियल सिस्टम क्या होगी। तो पहले तो नए चार्ज निकालने पड़ेंगे। तो कैसे करेंगे भाई, बहुत सिंपल सी बात है। बाहर वाली स्फीयर को पहली बात तो कहीं कनेक्ट नहीं किया है, तो बाहर वाली स्फीयर का चार्ज कंजर्व रहेगा, राइट। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि मान लो कि अंदर वाली स्फीयर पे यहां पर आगे चार्ज आ गया मेरे पास -y, राइट, या ऐसा समझ लीजिए यहां पर x आया है, तो यहां पे कितना आएगा, -x आएगा, राइट। तो बाहर वाले पे कितना आएगा, +x, और ऑलरेडी यहां कितना था, +2q, ठीक है। अब यहां पे पोटेंशियल 0 करना है आपको, तो पोटेंशियल 0 कर दो। इसकी वजह से पोटेंशियल यहाँ पे लिखो, प्लस की वजह से पोटेंशियल यहाँ पे लिखो, प्लस की वजह से पोटेंशियल यहाँ पे लिखो, और क्या कर दो, 0 कर दो, राइट। कैसे करेंगे देखो, k, इसके वजह से पोटेंशियल लिखते हैं kx अपॉन r प्लस इस वाली स्फीयर की वजह से लिखते हैं x तो कट जाएगा, मतलब ले देगा 2q है, ठीक है। तो k 2q अपॉन 2r एंड दैट इज 0, राइट। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर, x बराबर -q, तो यहाँ पर -q, यहाँ पर -q, यहाँ पर +q, तो कितना हो गया बाहर 3q, यहाँ -q और यहाँ पर q। वापस से हम पोटेंशियल एनर्जी सिमिलरली इस तरह से लिख देंगे, लिख लोगे आप। लास्ट पार्ट में आपसे क्या पूछेगा, लास्ट पार्ट में पूछेगा व्हाट इज दी हीट प्रोड्यूस्ड। लास्ट में क्या बोला है, हीट प्रोड्यूस बताओ। सबसे पहले तो ये समझते हैं हीट प्रोड्यूस हुई क्यों होगी। तो देखिए, कभी भी चार्ज ट्रांसफर होता है किसी भी दो कंडक्टर के बीच में, कभी भी चार्ज ट्रांसफर होगा तो हीट डेफिनेटली प्रोड्यूस होगी। या ये समझो कि कभी भी हम दो कंडक्टर को, एक कंडक्टर ये है, दूसरा कंडक्टर ये है, इस पे चार्ज Q1 था, इस पे चार्ज Q2 था, और इनको हमने जोड़ दिया कंडक्टिंग वायर से, तो क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर होगा। तो मान लो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी U1 थी सिस्टम की, और फाइनली कितनी हो गई, UF हो गई। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी U1 थी और फाइनली UF हो गई। हमेशा याद रखिएगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल से ज्यादा ही आएगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ फाइनली पोटेंशियल एनर्जी कम है इनिशियल से, इसका मतलब कहाँ गई होगी एनर्जी, हीट के फॉर्म में। तो भाई इसकी इस पूरे सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, ये वाली U इनिशियल, और फाइनल कितनी थी, जो आप अर्थिंग करने के बाद जो निकालोगे दैट इज U फाइनल। दोनों को डिफरेंस लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वो हीट में जाएगा। वो कहाँ जाएगा, हीट में जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी इस तरह से मुझसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि हीट बताओ, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। हमें देखना है, वो देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट। अगर आपको याद हो तो हम लोग ने इससे पहले एक पार्ट किया था, इसमें हम बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट। कैसी थी हमारे पास, एक नॉन कंडक्टिंग शीट थी जिसपे चार्ज टोटल Q था, तो उसके किसी भी डिस्टेंस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी थी। कैसी थी, इनफाइनाइट शीट थी। तो क्या आंसर आता था, Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। या इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा थी, तो आंसर क्या था, Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो तब था जब नॉन कंडक्टर था। कैसी थी, नॉन कंडक्टिंग सीट। मान लो इसी केस में कैसे हो जाए, कंडक्टिंग सीट हो जाए। तो अब देखिए नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग अंतर क्या आएगा और कैसे क्वेश्चन करना है। जब इसी सीट को मैं कंडक्टिंग बनाऊंगा, इसी सीट को मैंने क्या करना है, कंडक्टिंग बना दिया, तो आप देखिए अगर मैं इसको चार्ज Q दूंगा ना बाहर से, तो इस केस में क्या आता था, Q जिस साइड दोगे उसी साइड जाके रह जाएगा। जैसे ये मेरे पास मेरी नॉन कंडक्टिंग है, राइट, मैंने इस पे चार्ज Q आके इस वाली सरफेस पे रख दिया, तो सिर्फ चार्ज इसी सरफेस पे आएगा, इस सरफेस पे चार्ज रहेगा नहीं, क्योंकि नॉन कंडक्टर में चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, तो वो इधर जाएगा नहीं, ठीक है। लेकिन कंडक्टर क्या खास होती है, तो चार्ज फ्लो कर सकता है वहां पर इधर से उधर। तो अगर मैंने नॉन कंडक्टर को इस साइड चार्ज Q दिया, तो कुछ चार्ज इधर भी आ जाएगा,
इधर भी रहेगा इधर भी आएगा, कितना आएगा, आधा इधर और आधा इधर। इसका मतलब कंडक्टर केस में क्यू चार्ज दिया तो Q/2 इधर और Q/2 इस साइड, इसके पीछे और उसके आगे। ठीक है, इसके पीछे भी कुछ चार्ज आएगा, उसके आगे भी कुछ चार्ज आएगा। तो अगर किसी पॉइंट P पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो कैसे निकालूंगा मैं इसको, मैं कैसे समझूंगा इसको, ऐसे समझूंगा कि यार दो इनफाइनाइट सीट है जो एक के बाद एक रखी हुई है। एक इनफाइनाइट सीट ये है जिस पे चार्ज Q/2 है और दूसरी इनफाइनाइट सीट ये है जिस पे चार्ज Q/2 है, और कहीं इस यहाँ पे पॉइंट P पे पोटेंशियल निकाल वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, इस वाली सीट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, Q/2 इंटू 2f/0, चार्ज अपॉन 2f/0, चार्ज अपॉन 2f/0। ठीक है, सिमिलरली इस वाली सीट की वजह से जो इसके पीछे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी एक सीट ये एक सीट ये, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस वाली सीट की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, प्लस Q/2 दैट इज चार्ज इंटू 2f/0। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर आती है। तो कभी भी हमारे पास कंडक्टिंग इस तरह सीट आती है तो हमें हमेशा चार्ज के इधर मानना है इधर ही मानना है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कैसे निकालेंगे, इसकी वजह से प्लस की वजह से। ठीक है, इस तरह से करना है। अब ये क्वेश्चन करते हैं, तो वो क्वेश्चन भी और एक कंसेप्ट भी है जो कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, उसको देखते हैं। ये है कि मान लीजिए मेरे पास दो इनफाइनाइट सीट रखी हुई है, कुछ इस तरह से बना दी मैंने। एक पे चार्ज Q1 है, एक पे चार्ज Q2 है। ठीक है, मुझे बताना है फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ईच साइड। इस सीट का हर एक साइड पे मुझे फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। मतलब इस साइड को चार्ज आएगा, ऑब्वियस बात है, अगर मान लीजिए अकेली होती ये चार्ज होता ही नहीं, ये होती ही नहीं, तो मुझे बताइए इस साइड कितना चार्ज आता, Q1/2, इस साइड कितना था Q1/2। लेकिन अब ये हो गई तो इंड्यूस चार्जेस होंगे इसकी वजह से कुछ, और उसकी वजह से चार्ज की कन्फिग्रेशन अलग अलग हो जाएगी। तो अब यहाँ पे Q1/2 नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं x है। ठीक है, यहाँ क्या मान लिया x है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमेशा वैलिड है, क्योंकि भाई ये सीट तो ये वाली जो सीट है ये किसी से कनेक्टेड तो है नहीं, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वैलिड होगा। तो अगर यहाँ x है तो यहाँ कितना आएगा Q1, ऐसा उल्टा समझ लीजिए, यहाँ x है तो यहाँ कितना आएगा Q1 - x। ठीक है, अच्छा मान लो यहाँ पर y है इस वाली सीट पे, तो यहाँ कितना आ जाएगा Q2 - y। ऑब्वियस बात है, अकेली है, किसी से कनेक्टेड तो है नहीं। तो ये हर के हमने इस साइड पे जो है चार्जेस लिख दिए। अब मुझे बताना है हर की वैल्यू, ये तो x है ना, x y तो अननोन है, उनको फाइंड करना है। कैसे करेंगे, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करानी है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करानी है। ठीक है, पहले कराते हैं अपन इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे एक इक्वेशन बनेगी। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इस वाले सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, इस वाले की वजह से इस डायरेक्शन में, इस वाले की वजह से इस डायरेक्शन में, इस वाले की इस डायरेक्शन में। मतलब एक बार इधर धक्का दे रहा होगा, 3 बार इधर धक्का दे रहे होंगे, और सम कितना आना चाहिए 0। इसका मतलब इस वाली सीट की वजह से कितना होगा Q/2f/0। मैंने कहा था ना, एक कंडक्टिंग इनफाइनाइट सीट को हम हमेशा दो पार्ट में तोड़ते हैं और हर एक पार्ट को कैसा करते हैं, एक नॉन कंडक्टिंग सीट की तरह। तो इस वाली की वजह से कितना होगा Q1 - x/2af/0। ये इस तरफ है, बाकी इधर है, तो माइनस इस वाले की वजह से विच इज x/2f/0 माइनस y/2f/0 माइनस Q2 - y/2f/0। एक ये बन गई इक्वेशन। एक यहाँ पे 0 करते हैं, यहाँ पे 0 करेंगे तो ये वाली इधर धक्का दे रही है, बाकी इधर धक्का दे रही है, तो Q2 - y/2f/0 माइनस y/2f/0 माइनस x/2f/0 माइनस Q1 - x/2f/0 दैट इज 0। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करिए, x y की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन मुझे सॉल्व नहीं करनी, क्योंकि मुझे तो इसका रिजल्ट याद है, जो आप थोड़ी देर बाद आपको भी याद हो जाएगा। वो ये है कि यहाँ से तो आपके पास सॉल्व करेंगे तो आपके पास Q1 - x की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू Q1 + Q2 डिवाइड बाय 2 एंड दैट इज इक्वल टू Q2 - y। ठीक है, एंड x बराबर -y आएगा, x बराबर -y, ये दो रिजल्ट आएंगे। क्या मतलब हुआ इस रिजल्ट का, कि कभी भी हमारे पास, देखो ध्यान से देखो आप, कि कभी भी हमारे पास इस तरह से पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स रखी हुई हैं तो उनके आउटर मोस्ट सरफेस पर, ये आउटर मोस्ट सरफेस ये वाला और ये आउटर मोस्ट सरफेस ये वाला, जो चार्ज आएगा दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द चार्जेस डिवाइड बाय 2, सम ऑफ द चार्जेस डिवाइड बाय 2। ठीक है, और उनके जो एडजेसेंट फेस होंगे, ये एडजेसेंट फेस है, एक ये फेस है, एक फेस है, जो एडजेसेंट फेस है उन पे जो चार्जेस आएंगे दैट इज इक्वल टू x इक्वल टू -y। अगर इस पे x है
तो इस वाले पे कितना आएगा -x। ठीक है, ये रिजल्ट है, डायरेक्ट आपको निकालना है। जैसे मान लो मैंने कहा मेरे पास ये 4 कंडक्टिंग सीट है, एक पे चार्ज है -1 छोड़ दिए, एक पे चार्ज है Q, एक पे चार्ज है 2Q, एक पे चार्ज 3Q, एक पे चार्ज 4Q। अब मुझे बताना है इनका हर एक साइड पे कितना चार्ज रहेगा। तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है भाई, एक लॉ पता है अपन को कि जो भी आउटर मोस्ट सरफेस है उन पे चार्ज कैसे निकालते हैं, इन सब का चार्ज को सम कर देंगे डिवाइड बाय 2। तो 4 3 7 8 9 1 10, तो 10Q डिवाइड बाय 2 विच इज 5Q। तो इधर कितना आ जाएगा 5Q, इधर कितना आ जाएगा 5Q, राइट। अच्छा, कनेक्टेड तो है नहीं, जब कनेक्टेड नहीं है तो ये इसका टोटल चार्ज क्यों रहना चाहिए, तो अगर ये 5Q आए तो यहाँ कितना आना चाहिए -4Q, सम कितना आ जाएगा Q। और एडजेसेंट वाले प्रॉपर्टी से क्या बोलेंगे, इसका चार्ज बराबर माइनस इसका चार्ज, तो इसका चार्ज यहाँ पे -Q है तो इधर कितना आएगा +4Q चार्ज आ जाएगा, राइट। इधर कितना आ जाएगा +4Q। अब देखो इस वाले के चार्ज का कंजर्व रहना चाहिए चार्ज, तो अगर इधर +4Q है तो इधर कितना आना चाहिए -2Q, तभी तो जाके +2Q रहेगा। तो अगर इधर -2Q है तो इस वाले पे कितना आएगा +2Q, राइट। यहाँ 3Q है तो यहाँ कितना चाहिए Q आना चाहिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा -Q आ जाएगा। अब देख लो अपने आप, इस पे कितना आ गया -4Q, 5Q -Q 4Q। तो आपको इतनी ज़्यादा इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा अगर रिजल्ट आ जाए तो ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं एक छोटा सा टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब क्या होता है। तो देखिए मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक रैंडम कंडक्टर है, ठीक है, और इस पर कोई चार्ज क्यू भरा हुआ है, नॉन यूनिफॉर्मली होगा, ऑब्वियस बात है नॉन यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि सिर्फ स्फीयर के केस में ही यूनिफॉर्मली डिवाइड होता है, जब भी स्फीयर आइसोलेटेड होता हो। ठीक है, मैंने एक छोटा सा हिस्सा मान लिया डी एरिया का, ठीक है, जिसपे कुछ चार्ज रहा होगा इस वाले पे। अब क्या मैं बोल रहा हूं कि भाई ये सब चार्जेस मिला के इस वाले एरिया पे जो चार्ज होगा उस पर फोर्स लगा रहे होंगे कि भाई तू इधर से भाग, इस पे भगा रहे होंगे, सब मिला के फोर्स लगा रहे होंगे। लेकिन चूंकि ये कंडक्टर पे रखा हुआ है तो कंडक्टर से भाग तो सकता नहीं है, भाई कंडक्टर रखा हुआ है तो वहीं जमा रहेगा, भागेगा तो नहीं वो चार्ज, ये वाला चार्ज वहां से। तो क्या लगेगा इस पे, प्रेशर लगेगा, और इसी को क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर समझ में आया। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, किसी भी डीए पे जो चार्ज रखा हुआ है उस पे जो प्रेशर लगेगा बिकॉज ऑफ रेस्ट चार्जेस। क्यों, क्योंकि सब इसको भगाने की कोशिश कर रहे होंगे प्लस प्लस फोर्स लगा के, लेकिन भाग सकता नहीं है तो प्रेशर लगेगा। ठीक है, तो जो प्रेशर होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। वो फोर्स कैसा जो उसके सरफेस के क्या है परपेंडिकुलर है, उसको एरिया डिवाइड कर देंगे तो वो हमें प्रेशर दे देता है। अब इसको मैं प्रूफ करके दिखा भी सकता हूं, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है, कभी आपसे पूछेगा नहीं। इसे डायरेक्ट रिजल्ट याद कीजिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड और ऑल्सो कैन रिटन एज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। या तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन याद कर लो या हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर याद कर लो। जहां पर ई की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट नियर दी कंडक्टिंग सरफेस क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कोई भी याद कर लो, बात एक ही है, ये वाला यूज करा सकते हैं, ये वाला यूज करा सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा ये याद करिए सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा इस पर रिलेटेड, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। मान लो एक कंडक्टिंग स्फीयर है, इस पे टोटल चार्ज प्लस क्यू है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मुझे बताना है व्हाट इज द फोर्स ऑन लेफ्ट हाफ बिकॉज ऑफ राइट हाफ। मतलब इस राइट हाफ पे कोई चार्ज होगा प्लस 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 प्लस, और लेफ्ट हाफ पे प्लस प्लस चार्ज होगा, तो ये राइट हाफ इस लेफ्ट हाफ पे फोर्स लगा रहा होगा, लेकिन ये भाग तो सकता नहीं है क्योंकि इसे जुड़ा हुआ है, तो कोई प्रेशर होगा, तो फोर्स बता दिया हमें कितनी होगी। तो कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल, कभी भी इस तरह क्वेश्चन आते हैं सीधा करिएगा, फोर्स बराबर कितना होता है प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर कितना है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया। इस वाली लेफ्ट साइड का एरिया लिखना है हमें, ये वाला एरिया। तो मैंने एक बार आपको बताया था फ्लक्स के केस में कि मुझे अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है लाइन और मुझे इसका फ्लक्स लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई है, तो आंसर आता है ई इंटू पाई आर स्क्वायर। पूछे क्यों, क्योंकि ये प्रोजेक्टेड एरिया ले लेते थे हम लोग, क्योंकि भाई जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है इससे जा रही होंगी वही इससे निकल रही होंगी,
है ना। और फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो हम इसका फ्लक्स निकालें तो उसके बराबर जाएगा, तो वही हमने निकाला। सिमिलरली जो इस पे फोर्स लग रही होगी असल में इस वाले पार्ट पे, वही इस पे लग रही होगी, तो इस वाले पे फोर्स कितना होगा, प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर कितना, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2f इंटू एरिया कितना, पाई स्क्वायर। ये एक तरीका है। लेकिन जो बच्चे जनरल से जाना चाहते हैं, नहीं हमें ऐसा नहीं समझ में आ रहा है, हमें तो वैसे ही बताओ, तो उसके लिए कैसा करेंगे अपन बोलेंगे ठीक है, सेंटर से थीटा डिस्टेंस पर एक रिंग ले ली, इस तरह के एक रिंग टाइप ले ली, और डी थीटा बजा के इसकी कुछ थिकनेस ले ली अपन ने, ठीक है। इस पे फोर्स कैसे लगेगी, कुछ इस डायरेक्शन में लगेगी फोर्स, ठीक है। लेकिन हमें फोर्स का कौन सा कंपोनेंट चाहिए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए। इसके दो कंपोनेंट करेंगे, थीटा दैट इज एफ परपेंडिकुलर एंड एफ पैरेलल। ये पैरेलल की वजह से तो कोई प्रेशर नहीं आएगा, प्रेशर किसकी वजह से, एफ परपेंडिकुलर की वजह से, तो ये निकालना है अपने। सीधा लिख दो यहाँ पर, फोर्स बराबर इंटीग्रेशन, जो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर के तो वही रहेगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2f जो कांस्टेंट है, इंटू एरिया। ये मैंने ऑलरेडी निकाल के बता चुका हूं कि कभी भी मेरे पास ये एंगल थीटा है और मुझे इसका एरिया निकालना है, तो मैं डायरेक्ट इसका एरिया का रिजल्ट भी मुझे याद है और निकालना भी मैंने बताया था आपको। कैसे बताया था, थीटा पे जाके एक रिंग ले लेंगे, डी थीटा थिकनेस की ले लेंगे अपन, और इसका एरिया लिखेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेके π/2 तक, ठीक है। तो इसका एरिया लिखते हैं, एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी होगी इसकी, सरकमफ्रेंस कितनी होगी, 2π इंटू r sin थीटा। अभी r sin थीटा क्या है, ये वाली डिस्टेंस, क्योंकि यही तो इसकी रेडियस होगी, तो ये r है, ये थीटा है, तो ये r sin थीटा इंटू r d थीटा इसकी थिकनेस होगी, r d थीटा इसकी थिकनेस होगी। लेकिन फोर्स का कौन सा कंपोनेंट चाहिए है, परपेंडिकुलर, तो ये f sin थीटा, f cos थीटा इंटू cos थीटा इंटू cos थीटा। 0 से लेकर π/2 इंटीग्रेट कर देंगे, आपको देखिएगा ऊपर वाला आंसर आपको एज इट इज मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के कुछ क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार, लेकिन हमें इसका डेरिवेशन समझने की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला समझने की जरूरत है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2f। तो यहां से हमारे पास कंडक्टर्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है एक एक पॉइंट से। मुझे ही लगता है इसके बाहर कुछ भी आपसे कभी भी कोई पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा चैप्टर एक एक पॉइंट से कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में हम लोग सिर्फ उसे क्या देखेंगे, पूरे चैप्टर पे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल जेईई एडवांस लेवल के और कुछ जेईई मेंस लेवल के, ठीक है। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।